आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास क्या छुपा हो सकता है? क्या आप तैयार हैं उन अनदेखी शक्तियों का सामना करने के लिए जो हमारे सपनों में भी छुप कर आती हैं? इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य की ओर आपको ले जाएंगे जहां सच्चाई से ज्यादा डर है, जहां कुछ घातक ताकतें आपके हर कदम पर आपकी तलाश कर रही हैं। तो क्या आप तैयार हैं खौफनाक डर का सामना करने के लिए? अगर हां, तो देखें यह खौफनाक कहानी जो आपको रातों को सोने नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। आज की कहानी है पिशाच। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त लोग कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक करके हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। बिस्तर पर अपनी संगिनी के साथ वो बेहद विभत्स तरीके से पेश आता था। दर्द भरी रातों के बावजूद पत्नी सुलेखा चुप थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि रात में उसके साथ रमेश, जो उसका पति था, वो नहीं बल्कि एक पिशाच सोता है, तो रमेश बेटा रमेश। रात के करीब 10 बज रहे थे। ये रमेश के पिताजी थे जो अपने कमरे से लगभग चिल्लाते हुए अपने बेटे को आवाज लगा रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर से कोई प्रत्युत्तर नहीं था। कहां चला गया इतनी रात को? झल्लाते हुए पिताजी अपने कमरे से बाहर निकले। उन्होंने रमेश के कमरे में झांका। रमेश कमरे से नदारद था। कहां गया होगा इतनी रात को? दीवार घड़ी की तरफ देखते हुए पिताजी बुदबुदाए। घड़ी रात के करीब 10 बजा रही थी। पिताजी ने एक नजर मुख्य द्वार पर डाली। वह लगभग बंद था, लेकिन कुंडी नहीं लगी थी। इस वक्त घर के बाहर चिंता की लकीरें अब पिताजी के चेहरे पर थीं। बिना कुछ बताए इतनी रात को कहां जा सकता है? मन ही मन स्वयं से प्रश्न करते हुए उन्होंने मुख्य द्वार की कुंडी अंदर से लगा दी और अपने कमरे में चल दिए। घड़े से एक गिलास भरकर उन्होंने पानी पिया। एक छोटी सी डकार के साथ नमो नारायण का उच्चारण कर अपने पेट पर हाथ फेरा। अब उनका मन तृप्त था, लेकिन शायद दिमाग परेशान। बूढ़े बाप की आंखों में अब नींद कहां थी। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी अलसाई सी आंखें दरवाजे की तरफ टिक रही थीं। बेटा जो बाहर था। करीब 1 घंटे के बाद दरवाजे पर हरकत हुई। बापू, दरवाजा खोलो बापू। बाहर रमेश की आवाज थी। तसल्ली होते ही बूढ़ा बाप कुंडी खोलने के लिए आगे बढ़ा। बापू, आप अभी तक सोए नहीं? घर के अंदर आते ही रमेश ने पिता से पूछा। पहले यह बताइए कि इतनी रात को आप कहां गए थे? पिता ने उत्तर देने की बजाय खुद ही प्रश्न दाग दिया। पिताजी, मैं रामू के पास गया था। रामू? रमेश का बचपन का मित्र था। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात को रामू के यहां क्या चल रहा था? अरे छोड़िए भी बापू, आप आराम कीजिए, रात ज्यादा हो गई है। रमेश ने बात को काटते हुए कहा। रात ज्यादा हो गई है? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि रात ज्यादा हो गई है। तो रात क्या सिर्फ मेरे लिए ही ज्यादा हुई है, तुम्हारे लिए नहीं? पिता ने थोड़ा क्रोधित होकर पूछा। हाँ पिताजी, रात मेरे लिए भी ज्यादा ही हो चुकी है, लेकिन काम कुछ महत्वपूर्ण था। रमेश ने सफाई देनी चाहिए। ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम था जो आधी रात को ही पूरा होना था? पिता कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। अभी आप सो जाइए, कल आपको सब कुछ बता दूंगा। मुझे अभी बहुत तेज नींद आ रही है। आंखें मलते हुए रमेश सीधे अपने कमरे की ओर लपक लिया। पिता ने भी अब ज्यादा सख्ती न करते हुए बात वहीं खत्म कर दी और अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह रमेश काफी देर से उठा। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर वह सीधे खेतों की ओर चला गया। वास्तविकता यह थी कि वह पिताजी की नजरों से बचना चाह रहा था, क्योंकि उसने रात की बात का कोई तोड़ अभी तक नहीं निकाला था। एक बार फिर रात के 12 बज रहे थे। आज भी रमेश अभी तक घर नहीं पहुंचा था। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अभी कल का गुस्सा शांत भी नहीं हुआ था कि रमेश ने पुनः वही गलती दोहरा दी थी। आज तो रात काली होकर ही रहेगी। रमेश के पिताजी बारंबार घड़ी की सुइयों को देखकर बड़बड़ा रहे थे। तभी गेट पर आहट हुई। आ गया ना मुराद, आज दरवाजा खुला ही छोड़ दिया है मैंने। पिताजी बड़बड़ाए। लेकिन ये क्या, सिर्फ आहट ही हुई, न तो दरवाजा खुला और न ही रमेश आता दिखा। लेकिन आहट वैसी ही हुई थी जैसी कल हुई थी, मानो कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। तभी पिताजी के कानों से आवाज टकराई। बापू बापू। आवाज रमेश की ही थी। अरे अब आ भी जा। क्या बाहर से ही बापू बापू चिल्लाता रहेगा? पिताजी चिल्लाए। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर अब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। हाँ, ऐसा जरूर प्रतीत हो रहा था कि कोई दरवाजे पर आने के बाद गुस्से में वापस जा रहा हो। रमेश के पिता को यह सब अजीब सा लगा। उनकी समझ के बाहर था यह सब, लेकिन पुत्र का सवाल था और जिज्ञासा भी। अतः सधे कदमों से वे दरवाजे की तरफ लपके। बहुत धीरे से, चौकन्नी निगाहों के साथ उन्होंने दरवाजे को बाहर की तरफ धक्का दिया। चींचियाते हुए दरवाजा खुलने लगा है क्या? बाहर तो कोई भी नहीं था। दूर दूर तक काली अंधियारी रात ही दिखाई पड़ रही थी।
गांव की बगिया से सियारों के रोने की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रमेश के पिताजी हाथ में टॉर्च लेकर घर के सामने करीब 10 फीट की दूरी पर चहलकदमी कर रहे थे। उनके दिल दिमाग में बापू की आवाज और दरवाजे पर हुई आहट छाई हुई थी, साथ ही बेटे की चिंता भी। तभी घर के एक अंधेरे कोने से निकलकर एक काला उल्लू उनके ऊपर से फड़फड़ाते हुए बगिया की तरफ गायब हो गया। क्या बात है, मेरे घर के अंदर काला उल्लू, और आज तक मुझे दिखा भी नहीं। आज दिखा, वो भी रात 12 बजे। पिताजी के मन में आशंकाएं जन्म ले रही थीं। तभी रमेश के पिता को उसी आम की बगिया से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। बगिया के अंदर से आती सिसकने की आवाज कभी तेज हो जाती तो कभी धीमी। रमेश के पिता ने टॉर्च की रोशनी का मुंह बगिया की तरफ कर दिया। अंधेरे को चीरती पीली सी रोशनी ने आम के कुछ पत्तों को कुछ पल के लिए रोशनी से नहला दिया। एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक रोशनी को हिलाते हुए रमेश के पिता ने अपनी उपस्थिति का संकेत देना चाहा, लेकिन ये क्या। टॉर्च की रोशनी बाग के पेड़ों पर पड़ते ही अंदर से आने वाली सिसकियां अचानक बंद हो गईं। रमेश के पिता अचंभित थे। उन्हें लगा था कि रोशनी पड़ते ही कोई ना कोई बाग के अंदर से अवश्य बाहर आएगा और सिसकियों का सच सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। अचानक एक तेज चीख ने रमेश के पिता का ध्यान भंग कर दिया। ये हो क्या रहा है? पिताजी बुदबुदाए। उनकी चिंता बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अभी तक रमेश घर वापस नहीं आया था और यह पता भी नहीं था कि आखिर वह गया कहां है। रमेश के पिता अब कश्मकश में थे। पहले सिसकियां, अब ये चीख। कहीं मेरा रमेश किसी परेशानी में तो नहीं है? रात के 12 बज गए हैं। कलाई घड़ी की तरफ देखते हुए पिताजी बड़बड़ाए। आखिरकार पिता ने अपनी कश्मकश को दरकिनार कर चीख की दिशा में जाना उचित समझा। एक लाठी और एक टॉर्च, बस यही उनके साथी थे। अब उनके कदम गांव के बाहर की तरफ बने श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी। अंधेरा घुप था। पेड़ों पर जुगनुओं की जगमगाहट कई तरह के भ्रम पैदा कर रही थी। रास्ते के किनारे की झाड़ियां किसी जानवर के होने का एहसास करा रही थीं। गांव से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज और जंगल में सियारों का एक साथ चिल्लाना किसी के भी खून को जमाने के लिए काफी था। लेकिन पिताजी पुराने गांव के चावल थे, इतनी जल्दी गलने वाले नहीं थे। अब कुछ कदमों की ही दूरी पर था श्मशान का गेट। हवा के झोंकों से गेट कभी अंदर तो कभी बाहर की तरफ आ रहा था, मानो कोई रस्सी से उसे खींच रहा हो। उसकी तीखी आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। पिताजी बड़ी ही सूक्ष्म नजरों से माहौल का निरीक्षण कर रहे थे। उनकी निगाहें कभी गेट के अंदर श्मशान की खामोशी को तो कभी बाहर के क्रुद्ध माहौल को तौल रही थीं। अंदर एक आध अधजली चिताएं हवा के झोंकों से लड़ने की नाकाम कोशिश करते हुए फड़फड़ा रही थीं। रमेश के पिताजी अब भी मौके का मुआयना ही कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह श्मशान की तरफ कैसे आ गए। कौन सी शक्ति थी जो उन्हें इस तरफ धकेल कर ले आई थी। बार बार किसी अनहोनी का आभास, कभी सिसकियां, कभी चीख और कभी इसी दिशा में आने की उनकी मनोवृत्ति। ऐसा क्यों हो रहा था कि उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके साथ साथ चल रहा है। अभी वह सोच में ही डूबे थे कि उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे एक साया अभी अभी तेजी से श्मशान के अंदर प्रविष्ट हुआ है, लगभग भागता हुआ सा था। रमेश के पिता ने एक पल भी नहीं गंवाया और वह तेज कदमों से गेट के अंदर प्रविष्ट हो गए। अब आगे आगे वही साया था और पीछे थे रमेश के पिता तेज कदमों के साथ। अगल बगल कुछ अधजली चिताओं की रोशनी ही पथ को प्रशस्त कर रही थी। इसके अलावा पिताजी के एक हाथ में जलती टॉर्च की रोशनी थी और दूसरे हाथ में वह मोटा लठ जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में काम आ सकता था। दूर एक चिता के पास कोई बैठा हुआ था। दूर से वह एक जवान सा व्यक्तित्व प्रतीत हो रहा था। थोड़ा और पास आने पर रमेश के पिता ने महसूस किया कि उस व्यक्ति के सामने जो चिता जल रही थी उस पर भी एक अधजली लाश बैठी थी। यानी वह व्यक्ति और अधजली चिता का मुंह आमने सामने था। बेहद डरावना मंजर था वह। कितना भी मजबूत दिल वाला क्यों न हो, उस दृश्य को देखकर सहम जाता। खास तौर पर उस अधजली लाश को बैठी मुद्रा में देखकर, जिसके मुंह पर मांस के जले हुए अधपके लोथड़े लटके हुए थे। आंखों की जगह मात्र 2 गहरे सुराख थे। बाल जल चुके थे। होंठों से ताजा रक्त नीचे बह रहा था। पूरा शरीर जले हुए कोयले की भांति काला पड़ चुका था। जगह जगह खून के जमे हुए दाग उसे और भी भयानक बना रहे थे। रमेश के पिता की तरफ उस व्यक्ति की पीठ थी, अतः पहचानना मुश्किल था कि वह कौन है। तभी रमेश के पिता ने देखा कि साथ चलने वाले साये ने झटके के साथ एक लंबी छलांग लगाई और अब वह सामने बैठे व्यक्ति की खोपड़ी पर बैठा था। जैसे ही साया उसकी खोपड़ी पर बैठा, व्यक्ति को एक जबरदस्त झटका सा लगा। साया अब वहां से गायब हो चुका था, लेकिन रमेश के पिता की चौकन्नी आंखों ने उस साये को व्यक्ति के अंदर प्रविष्ट होते हुए देख लिया था।
अब उनकी मनहस्थिति काटो तो खून नहीं वाली हो चुकी थी। हलक सूखने लगा था, पैर थर थर कांप रहे थे। पिता ने यह सब अपनी आंखों के सामने साफ साफ घटित होते देखा था। थोड़ी घबराहट और डर लगना स्वाभाविक था, और वह डरे हुए भी थे, लेकिन यह डर की पराकाष्ठा नहीं थी। अभी बहुत कुछ देखना बाकी था। अचानक से चिता पर बैठी लाश, वह भयानक दिखने वाली लाश, रमेश के पिता को उंगली से अपने पास बुलाने का संकेत करने लगी। अधजली लाश का इशारा रमेश के पिता का खून जमाने के लिए काफी था। उनके पैर यकायक पीछे को मुड़ने लगे। सामने पीठ किए व्यक्ति अभी भी अपनी साधना में तल्लीन था। उसके पीछे क्या चल रहा था उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी लाश ने लगभग चिल्लाते हुए रमेश के पिता को आदेश दिया, या तो मेरे आगोश में आ जा या फिर दूर चले जा। यहां रुककर तमाशा देखने की जुर्रत मत कर। चिल्लाते ही उसकी आंखों की जगह पर पड़े गड्ढों से और तेज रक्त बहने लगा। अब पिता की हिम्मत टूट चुकी थी। बगैर यह देखे कि सामने बैठा व्यक्ति कौन है, वह उल्टे पांव घर की तरफ भाग चले। रात का करीब 2 बज रहा था। यकायक घर की कुंडी खटकी। कौन है? रमेश के पिता ने पूछा। बाहर से रमेश की ही आवाज आई। मैं हूं पिताजी। दौड़कर पिता ने कुंडी खोल दी। तू कहां था बेटा? कितनी रात हो गई है? पिताजी माफ कीजिएगा, एक खास काम से दोस्त के घर रुकना पड़ा, रमेश ने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन बेटा बताकर जाया कर, रात के 2 बज रहे हैं, कितनी चिंता हो गई थी मुझे। आगे से ध्यान रखूंगा, कहते हुए रमेश अपने कमरे की तरफ चल दिया। क्या जमाना है, पिताजी बुदबुदाए। यकायक उनकी याददाश्त ने जोर पकड़ा। ये रमेश के बालों में लाल रंग कैसा लगा है? अरे पे, वो श्मशान वाले व्यक्ति के सिर पर भी तो लाल रंग पुता हुआ था, तो कहीं रमेश झूठ तो नहीं बोल? पिताजी के दिमाग में शक का कीड़ा जन्म ले चुका था। अगली शाम। पिताजी, आज रात भी मुझे देर हो जाएगी, रमेश ने पिताजी की तरफ मुखातिब होकर कहा। कितनी देर? क्या आज भी 2 बजेंगे या कुछ ज्यादा? हाँ, लगभग 2-2:30 तो बजेंगे ही, रमेश का लापरवाही भरा जवाब था। ठीक है, लेकिन दोस्त का नाम तो बता दो। वो आकर बता दूंगा, कहते ही रमेश बाहर की तरफ लपक लिया। अब रात के करीब 12 बजे का वक्त हो चुका था। रमेश के पिताजी के हालात कल की ही तरह थे। दरवाजे की तरफ नजर, दिमाग में बेटे के लिए डर और श्मशान की शंकाएं। आज वातावरण शांत था, न कोई सिसकी, न कोई चीख, न कोई साया। लेकिन अशांत था तो पिताजी का मन, जो कुछ ज्यादा ही परेशान था। उनके जहन में कल की घटनाएं बार बार ताजा हो रही थीं। वह खौफनाक मंजर, श्मशान की चीत्कार, अधजली लाश, और जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वह था साधना में रत वह व्यक्ति जिसका चेहरा पिताजी नहीं देख पाए थे। उनका मन अपने बेटे के लिए सशंकित था। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। बगिया की तरफ से चलने वाली खुशबूदार हवा की बयार अचानक से तेज होने लगी। धीरे धीरे वह खुशबू एक तीव्र दुर्गंध में परिवर्तित होने लगी, मानो किसी जानवर को बालों सहित जलाया जा रहा हो। यानी वह दुर्गंध बालों के जलने जैसी थी। रमेश के पिताजी कुछ समझ पाते कि तभी घर के ठीक बाहर दरवाजे के सामने कुछ कुत्तों ने असामान्य तरीके से रोना शुरू कर दिया, और रोना भी ऐसा मानो कानों के पर्दे फट जाएं। पिताजी तुरंत उठे और कुत्तों को भगाने के लिए लाठी उठाकर घर के बाहर आ गए। लेकिन यह क्या, बाहर तो एक भी कुत्ता नहीं था। रोने की आवाज अभी भी आ रही थी और दुर्गंध भी चरम सीमा पर थी। यह कैसा माया जाल है? कल भी ऐसा ही उल्टा पुल्टा था और आज भी। पिताजी मन ही मन बुदबुदाए। तभी बगिया की तरफ कुछ हलचल सी हुई। बगैर देर के पिताजी ने टॉर्च का मुंह बगिया की तरफ कर दिया। पेड़ों के झुरमुट से कोई आता हुआ दिखाई दिया। पिताजी के हाथ लठ पर कस गए, आंखें सचेत हो गईं। आने वाले किसी भी अनजान खतरे के लिए वह अब तैयार थे। धीरे धीरे कुत्तों के रोने की आवाज धीमी पड़ती जा रही थी और दुर्गंध भी हल्की हो रही थी। आम के सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट अब तेज हो रही थी, क्योंकि वह व्यक्ति पास आता जा रहा था। अब वह कुछ ही कदमों की दूरी पर था। यकायक रमेश के पिता ने टॉर्च की रोशनी पास आते व्यक्ति के मुंह पर टिका दी। बाप रे बाप, कहते ही पिताजी उल्टे पांव घर के अंदर भाग खड़े हुए। उनके हाथ से लाठी छिटक गई। उनकी सांसें तेज चलने लगीं, दिल बैठने लगा, माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं, हाथ पांव कांपने लगे। घबराहट के मारे वह दरवाजे की कुंडी भी लगाना भूल गए और सीधे अपने कमरे में घुसकर राम राम का जाप करने लगे। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज ने उनकी धड़कन और बढ़ा दी। अरे राम रे, दरवाजा तो मैं बंद करना ही भूल गया बापू ओ बापू। यह उनके बेटे रमेश की ही आवाज थी। बेटे की आवाज ने उन्हें बल दिया। रमेश, लगता है रमेश आ गया। दरवाजे से उन्होंने बाहर झांका। बाहर का मंजर देखते ही अब की बार वह बेहोश होते होते बचे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने बाहर टॉर्च की रोशनी में देखा था वही अब सामने खड़ा उन्हें बापू बापू पुकार रहा था। यह वही कल वाली अधजली लाश थी जिसने पिताजी को अपने पास इशारे से बुलाया था, जिसके मुंह पर खून के लोथड़े लटके हुए थे।
चकराई हुई पिताजी की आंखें दो पल को बंद सी हो गईं। तभी बाहर से दोबारा आवाज आई, बापू कहाँ हो, क्या सो गए? बड़ी हिम्मत जुटाकर पिताजी ने पुनः दरवाजे की तरफ झांका। बाहर रमेश था, जो उन्हें आवाज पर आवाज लगाए जा रहा था। रमेश, अब पिताजी की जान में जान आई। हालांकि सशंकित नजरें अभी भी इधर उधर देख उस अजनबी लाश को ढूंढ रही थीं। आया बेटा अपने कमरे के किवाड़ खोलकर पिताजी बाहर आ गए। हालांकि उनकी धड़कन अभी भी तेज चल रही थी। कहाँ था बेटा तू? पिता ने सशंकित भाव से पूछा। बापू बताया था ना, जरूरी काम से गया था, लेकिन आज से जाना बंद। अब आपके साथ ही रहूंगा। अब रात को जाना बिल्कुल बंद। मंद मंद सी मुस्कान थी बेटे के चेहरे पर। बेटे को ऐसे बोलते और मुस्कुराते देख पिता एक बार फिर से हैरान थे। उन्होंने अपनी शंका के समाधान के लिए पूछ ही लिया, तू रमेश ही है ना? पिता के प्रश्न सुनते ही रमेश बोला, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैं आपका बेटा रमेश ही तो हूं। ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, लेकिन तू किस दोस्त से मिलने? बात काटते हुए रमेश ने कहा, पिताजी कल बताऊंगा, अभी बहुत तेज नींद आ रही है। कहते हुए रमेश अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पिता ने रमेश को जाते हुए पीछे से देखा। रमेश के कंधे पर उन्हें कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। ये कौन? पिता ने सोचा ही था कि कंधे पर बैठा वह व्यक्ति पिता की तरफ पलटा और मुस्कुराया है राम जी, पिता के मुंह से निकल पड़ा। रमेश के कंधों पर वही अधजली लाश सवार थी जिसने रमेश के पिता को देखकर एक कुटिल मुस्कान भरी थी। रमेश, पिताजी चिल्लाए। रमेश मुड़ा। क्या है पिताजी? बेटा तेरे कंधे पर है। क्या है कंधे पर? कुछ भी तो नहीं। हाथों से अपने कंधों को झाड़ते हुए रमेश पलटकर बोला, वाकई वहां अब कोई भी नहीं था। तो क्या यह मेरा भ्रम है? पिताजी बुदबुदाए। कहीं उस अधजली लाश को देखकर मुझे मति भ्रम तो नहीं होने लगा है? कहीं मैं डर तो नहीं गया हूं? पिताजी मन ही मन सोचने लगे। रमेश पुनः पलटा और कमरे के अंदर चला गया। रात के करीब 3 बजे होंगे। पिताजी पेशाब करने को उठे। धीरे धीरे शौचालय की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनकी नजर रमेश के कमरे की ऊपरी खुली हुई खिड़की पर गई। खिड़की पर कोई सिर नीचे किए बैठा हुआ दिखाई दिया। रमेश इतनी रात को खिड़की पर क्या कर रहा है? सोचते हुए पिताजी रमेश के कमरे की तरफ ही बढ़ चले। कमरा खोला तो रमेश को बिस्तर पर बेसुध सोते हुए पाया। रमेश तो सो रहा है, तो फिर खिड़की पर कौन है? पिताजी ने तुरंत खिड़की की तरफ नजर डाली। बाप रे बाप, ये मुझे क्या हो रहा है? खिड़की के ऊपर वही अधजली लाश पिताजी को लगातार देख रही थी। कौन है तू? बड़ी हिम्मत बटोरकर पिता ने उस लाश से प्रश्न किया। प्रत्युत्तर में लाश हंसने लगी। पिताजी ने फिर पूछा, बता कौन है तू? तुम्हारा मेहमान। एक भर्राई सी आवाज। वातावरण में गूंज उठी, मेहमान। पिताजी ने विस्मय से कहा, किसके मेहमान? अपने लड़के से पूछो। कुटिल हंसी के साथ उस लाश ने उत्तर दिया। अचानक से रमेश की आंख खुल गई। पिताजी को बड़बड़ाते देख उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी? किससे बात कर रहे हैं? किससे? दिखता नहीं तुझे ये सांड जैसा कुटिल पिशाच? ऊपरी खिड़की की तरफ इशारा करते हुए पिता ने कहा, पिशाच लेकिन कहां? ऊपर खिड़की की तरफ देखते हुए रमेश ने पूछा, वो ऊपर। पिता ने पुनः ऊपर देखा, लेकिन वहां अब कोई भी नहीं था। अभी तो वहीं बैठा था। कहां चला गया? पिताजी तुतलाते हुए विस्मय से बोले, अरे बापू तू भी ना, उल्टे सीधे सपने देखता रहता है। चल अब रात ज्यादा हो गई है, सो जा। पिता को उनके कमरे की तरफ भेजते हुए रमेश ने कहा। उस दिन के बाद से रमेश न तो रात को बाहर गया और न ही पिताजी को उस पिशाच के दर्शन हुए। सब कुछ सामान्य सा हो चला था। पिताजी भी उस बात को एक बुरा स्वप्न समझकर भूल चुके थे। अब बारी थी रमेश की शादी की, जो कि 6 माह पहले ही तय हो चुकी थी। एक सुंदर और सुशील लड़की सुलेखा से उसके फेरे होने तय हुए थे। सुलेखा बेहद खूबसूरत थी। रमेश उसके सामने कहीं भी नहीं टिकता था। उस स्वप्न परी के बारे में सोचकर ही उसके शरीर में रोमांच सा हो आता था। लेकिन न जाने क्यों वह अपने को उसके पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसका एक कारण था उसकी शक्ल सूरत और कद काठी, जो सुलेखा के सामने कहीं भी नहीं टिकती थी। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कारण था रमेश में मर्दानगी की पूर्ण क्षमता का न होना। एक कमनीय काया को पूर्ण स्त्री सुख दे पाना उसके बस में शायद नहीं था। हालांकि रमेश इसीलिए शादी के पक्ष में कभी भी नहीं रहा। वह शादी के नाम से ही भागता था। लेकिन उस दिन सुलेखा से हुई पहली मुलाकात, उसकी मासूम सी बातें, उसके महकते बदन के सानिध्य ने, उसकी नशीली आंखों के जादू ने उसे पागल सा बना दिया था। अब उसे हर हाल में सुलेखा ही चाहिए थी, उसका साथ चाहिए था। वो बात और थी कि सुलेखा को कैसे खुश रखना है, कैसे उसकी हर इच्छा को पूरा करना है, यहां तक कि किस तरीके से उसे स्त्री सुख प्रदान करना है। इसका भी इंतजाम शायद रमेश कर चुका था। आखिर रमेश के दिमाग में क्या चल रहा था? पिशाच का क्या रहस्य था? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ
आज रमेश की शादी थी। जैसे सभी के मन में लड्डू फूटते हैं, वैसा ही हाल रमेश का भी था। सभी से अलग थोड़े ही था वह, लेकिन लोगों की खुशी से उसकी खुशी थोड़ी अलग जरूर थी। जैसे कि शादी के बाद सुहागरात का क्रेज सभी में कुछ ज्यादा ही रहता है, लेकिन रमेश में यह क्रेज थोड़ा कम, बल्कि बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यह कैसे चलेगा? शादी हो, दो दिलों का मिलन हो, दो आत्माओं का मिलन हो और दो तन का मिलन न हो, फिर शादी का मतलब ही कैसा? चलो, अब शादी का लड्डू खा ही लिया है तो सुहागरात तो मनानी ही पड़ेगी। अब कैसे? यही तो चिंता थी रमेश की। सुहागरात की सेज अब सज चुकी थी। हाथों में मेहंदी, मुख पर घूंघट, अंदर प्यासे सुर्ख गुलाबी होंठ और प्यार को तरसता बदन। शायद बड़ी बेसब्री से रमेश का इंतजार कर रहा था, और उतनी ही बेसब्री से रमेश भी किसी का इंतजार कर रहा था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रमेश ने सुहागसेज के कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। सुलेखा अपने पति को देखते ही अपने में सिकुड़ने सी लगी। उसकी शर्म उस पर हावी हो रही थी। उसके भी मन में था कि पति हौले से कमरे में आएंगे, उसे पुकारेंगे, धीरे से पुचकारेंगे, कुछ अपनी कुछ उसकी सुनेंगे, और फिर धीरे धीरे रात की खामोशियों के साथ वे दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे। कुछ ऐसा ही उसने अपनी सहेलियों से भी सुना था, और उसी के इंतजार में शायद वह भी थी। लेकिन ये क्या? रमेश एक झटके से जमीन से कूदकर बिस्तर पर रच गया। उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थीं, चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभरे हुए थे, आंखें चढ़ी हुई थीं, गले से एक अजीब सी गूं गूं की आवाज आ रही थी। उसके होंठों के एक तरफ से लार टपक रही थी। एकाएक झटके से उसने सुलेखा का घूंघट पलट दिया। अब वह अपनी लाल लाल आंखों से सुलेखा के चेहरे को एकटक घूर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने पहली बार कोई अजीब चीज देखी हो। सुलेखा कुछ समझ पाती, इसके पहले ही रमेश ने अपनी लंबी सी जीभ निकालकर सुलेखा के होंठों पर टिका दी, और चपर चपर की आवाज के साथ वह सुलेखा के चेहरे को चाटने लगा। ठीक उसी तरह सी कुत्ता मालिक के पैरों को चाटता है, पैरों का कहता था। सुलेखा अब असमंजस में थी। उसे घुटन सी होने लगी थी। रमेश के इस तरह के व्यवहार से उसे घबराहट हो रही थी। अब सुलेखा का चेहरा पूरी तरह से उसकी लार से भीग चुका था। रमेश की गूं गूं की आवाज अब भयावह होती जा रही थी। पुनः एक ही झटके में उसने सुलेखा के ऊपर के बदन को निर्वस्त्र कर दिया। अब उसकी लंबी जीभ विभत्स तरीके से अपना काम करने लगी थी। लग रहा था कि उसकी भूख अब ज्यादा ही भयावह रूप ले चुकी थी। सुलेखा अब पैनिक हो रही थी। उसे लग रहा था कि रमेश नहीं, बल्कि कोई और शैतानी मानसिकता उसका दैहिक शोषण कर रही है। उसे अपने साथ बलात्कार होता महसूस हो रहा था। जितना वह अपने को छुड़ाने की कोशिश करती, उतनी ही मजबूती से रमेश उसे अपनी बाहों में कसता जा रहा था। उन मजबूत हाथों की गिरफ्त से छूटना शायद उसके बस में नहीं था। करीब 1 घंटे के शारीरिक शोषण के बाद सुलेखा बिस्तर पर एक तरफ निढाल होकर गिर चुकी थी। उसका पोर पोर दुख रहा था। उसके बदन से मानो जान निकल चुकी थी। उधर रमेश भी शांत हो चुका था। उसके गले की आवाज अब सामान्य थी। उसका शरीर भी सामान्य हरकतें कर रहा था। उसकी लाल लाल आंखें अब रक्त रंजित नहीं थीं। रमेश की आंखें अब निश्चेष्ट तरीके से सुलेखा को देख रही थीं। जिन आंखों में अभी तक शैतानियत झलक रही थी, उन्हीं आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। पत्नी की हालत देखकर रमेश का दिल अंदर ही अंदर तड़प रहा था। रात भर अपने साथ हुए इस वहशीपन के कारण सुलेखा सो नहीं पाई। रमेश के इस पागलपन को वह समझ नहीं पा रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ? इस प्रश्न ने उसे सोने नहीं दिया। उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखने लगा था। आखिर कोई अपनी पत्नी के साथ प्रथम मिलन में इतना वहशी कैसे हो सकता है? बिल्कुल जानवर की तरह। सुबह जल्दी उठकर उसने नहान घर का रुख किया। अपने शरीर की प्रताड़ना देख उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कांटे के कई निशान थे। स्तनों के चारों ओर रक्त सी लालिमा दिखने लगी थी, मानो किसी ने वर्षों की सुलगती आग उन पर उड़ेल दी हो। कमर से नीचे के भाग पर तो मानो वज्रपात ही हुआ था। अपने शरीर के हालात देख सुलेखा नहान घर में फूट फूट कर रो रही थी। शरीर टूट रहा था, पोर पोर दुख रहा था। उसे तेज बुखार भी आ गया था। सब कुछ तो वह छिपा रही थी, लेकिन आंखों में रात की भयावहता वह छिपा नहीं पा रही थी। उधर रमेश की हालत और भी शर्मनाक थी। वह अपनी पत्नी से नजर तक नहीं मिला पा रहा था। उसका दिल उसे धिक्कार रहा था। सुकोमल सुलेखा की इस दर्दनाक हालत का वह ही जिम्मेदार था। यह अपराध बोध उसकी नजरों में साफ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अब वह करता भी तो क्या? सिवाय पछताने के उसके पास कोई चारा नहीं था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और रात अपनी कालिमा का आंचल ओढ़ने लगी। दूर पेड़ की पत्तियों से आधा चांद झांकने लगा। सुलेखा बुझी हुई मन से बिस्तर की सलवटें ठीक कर रही थी।
उसका मन रमेश के साथ सोने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मजबूरी थी। रमेश और सुलेखा दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे थे। दोनों के मुंह एक दूसरे के विपरीत थे। सुलेखा किसी भी हालत में रमेश से बात नहीं करना चाहती थी और रमेश चाहते हुए भी सुलेखा से बात नहीं कर पा रहा था। दोनों के मन में द्वंद्व चल रहा था। सुलेखा एक बार फिर से कल रात वाले दर्द को सहन नहीं करना चाहती थी। कल रात की वहशियत सोचने मात्र से ही उसके रोम रोम में सिहरन सी पैदा हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू की झड़ी बह रही थी। उसका तकिया भीग चुका था। क्या सोचा था, कैसे सपने संजोए थे उसने। सुहागरात की अकल्पनीय सोच थी उसके जहन में, लेकिन सब कुछ टूट चुका था। अब सुहागरात तो दूर की बात, सुलेखा को रात से ही डर लगने लगा था। खामोशी के साए में अब दोनों रात कटने की प्रतीक्षा मात्र कर रहे थे। न कोई उमंग, न ही कोई चाहत। सुलेखा के दिल में डर और रमेश के दिल में पश्चाताप। बस रात काटने के लिए दोनों के पास यही साधन थे। घड़ी ने 12 बजे की ओर इशारा किया। बजते हुए घंटों ने रात की खामोशी को तोड़ने की हिमाकत की। सुलेखा के मन मस्तिष्क में एक बार फिर कल रात का खौफनाक मंजर घूम गया, क्योंकि कल भी घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए थे, दर्द का वो वहशी मंजर चालू होने लगा था। कुछ सोचकर सुलेखा ने रमेश की नजरों से बचते हुए अपनी तिरछी नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। शायद वो रमेश के चेहरे के भाव पर रहना चाह रही थी। उसे डर था कि कहीं आज भी रात के 12 बजते ही रमेश की पिशाच प्रवृत्ति जागृत तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रमेश का चेहरा बिल्कुल शांत था। सुलेखा के मन को चैन मिला। वो अब आश्वस्त हो चुकी थी कि आज वो चैन से सो पाएगी। कल का दर्द आज शायद एक बार फिर से दोहराया नहीं जाएगा। उसकी आंखों में अब नींद की खुमारी दिखने लगी थी। इधर रमेश के शरीर में बेचैनी शुरू हो चुकी थी। उसका शरीर पसीने से नहा चुका था। अपने ही हाथों से वो अपने गले को दबा रहा था। शायद निकलने वाली गूठी गोहौपा था। गू की आवाज सुलेखा के कानों तक नहीं पहुंचाना चाहता था। उसकी त्योरियां अब चढ़ने लगी थीं। पूरा चेहरा रक्त रंजित हो रहा था। आंखें बिल्कुल लाल थीं। दिल तेजी से धड़कने लगा था। हाथों में कंपन साफ दिख रहा था। उधर थकी हारी सुलेखा सोने की तैयारी कर चुकी थी। क्या हुआ उस रात? क्या रमेश एक बार फिर से पिशाच बन बैठा? जानिए आगे। रमेश के हालात बिगड़ते जा रहे थे। उसका स्वयं पर नियंत्रण कठिन होता जा रहा था। उसके नाखूनों में पैनापन दिखने लगा था। शायद वो एक बार फिर से कल वाली रात को दोहराने की फिराक में था। उधर इस बात से बेखबर सुलेखा निश्चिंत हो सोने की तैयारी करने लगी। उसने बालों से गजरा उतार दिया। अब उसके बाल खुलकर उसके मासूम से चेहरे को प्यार करने लगे थे। कमरे में अभी भी उतरे हुए गजरे की खुशबू बिखरी हुई थी। सुलेखा ने एक एक कर अपने सारे जेवर उतार दिए और एक तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगी। अभी मुश्किल से 4 पल ही बीते होंगे कि सुलेखा को अपनी पीठ पर हरकत सी महसूस हुई। उसकी धड़कन बढ़ने लगी। उसे एहसास होने लगा था कि कमरे में रमेश के अलावा तो और कोई है भी नहीं। तो हो न हो ये उसी की हरकत ही होगी। लेकिन सुलेखा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मन से वो डर रही थी। उसका मन घबरा रहा था, लेकिन वो शांत भाव से लेटी रही। फिर से उसे अपनी पीठ पर हरकत सी महसूस हुई। इस बार की छुअन में दबाव ज्यादा था, साथ ही थी एक चुभन सी भी, मानो अब की बार रमेश गलती करने का मन बना चुका था। सुलेखा फिर भी नहीं पलटी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कल का दर्द उसे एक बार फिर से याद आने लगा था। अचानक रमेश ने पूरी ताकत से सुलेखा को पीछे से पकड़ लिया। आई बकास्ता। एक चीख के साथ ही सुलेखा ने रमेश के हाथों को अपनी कमर से छुड़ाया और रमेश को भला बुरा कहने के लिए पलटी। लेकिन ये क्या? जैसे ही उसने रमेश को देखा, उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि सामने रमेश का लाल सुर्ख चेहरा था। बड़ी बड़ी आंखें, बिखरे हुए से बाल, टेढ़ी भौहें, लपलपाती, लार टपकाती बड़ी सी जीभ और कांपते हुए उसके हाथ जो उसकी तरफ बरहने को बेकरार हो रहे थे। उसके मुंह से वही कल वाली गूं गूं जैसी आवाज फुट रही थी। सुलेखा की एक और चीख निकल पड़ी, लेकिन उसका कोई भी असर रमेश पर नहीं पड़ा। उसकी कामातुर नजर अब और तेजी से फड़फड़ाने लगी। एक बार फिर सुलेखा विभत्स तरीके से काम वासना का शिकार होने लगी। उसकी पीड़ा का पार नहीं था। शरीर पर कई जगहों पर नुकीले दांत गड़ाए जा रहे थे। होंठों की लालिमा रक्त के साथ बाहर को फूटने को तैयार थी। स्तन, कटी प्रदेश, नितंब सभी पर पैशाचिक ताकत के निशान दिखने लगे थे। उसका पूरा का पूरा बदन ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था मानो ये रात आखिरी हो। असहनीय पीड़ा की मारी बेचारी सुलेखा की चीख कमरे के बंद कमरे में ही घुट कर रह गई थी। सुबह कब हुई, कब सूरज खिड़की से अंदर झांकने लगा, सुलेखा को पता न चला, क्योंकि वो तो रात भर सिस्कारियों को सहेली बना कमरे के एक अंधेरे कोने में पड़ी हुई थी। बदन टूट रहा था, मन व्यथित सा था और दिल आक्रोश से भरा हुआ था।
आज पूरी कहानी परिवार के सामने रखने की उसने मन में ठान ही ली थी। और उधर रमेश भी अपराध बोध से ग्रसित होकर बिस्तर के एक कोने को पकड़ स्वयं को पुनः कोस रहा था। बहू, क्या हुआ बेटा? लंगड़ाकर चलती हुई बहू को देख ससुर ने पूछा। कुछ नहीं पिताजी। सामने खड़े रमेश का रुआंसा सा मुंह देख सुलेखा कुछ बोलते बोलते चुप हो गई। तुम्हारी ये चाल, सूजा हुआ ये चेहरा। एक मिनट रुको बेटा। ससुर ने शायद बहू के चेहरे की व्यथा पियरच ली थी। ससुर पास आए और बहू के चेहरे को बड़ी ही विनम्रता से दोनों हाथों से पकड़ उनकी अनुभवी आंखें कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगीं। उनके मुंह से निकला। शायद बहू के अनकहे भावों को उन्होंने पियाराच लिया था। रमेश, पिताजी चिल्लाए। जी पिताजी। रमेश कमरे से भागते हुए आया और उनके सामने भीगी बिल्ली बन खड़ा हो गया। ये सब क्या है? पिता ने प्रश्न दागा। क्या पिताजी अनजान बनते हुए रमेश ने प्रत्युत्तर दिया। बहू की यह हालत पिताजी। रमेश डरते हुए। क्या तुझे बहू की यह हालत नहीं दिखी? पिताजी फुफकारते हुए बोले। रमेश की अब घिग्घी बंद गई। फिर भी स्वयं को संभालते हुए वो बोला, दिखी ना पिताजी? वो क्या है ना, कल से ही सुलेखा की तबीयत कुछ खराब सी हो रही थी। मैंने वैद्य जी को दिखाने का सोचा भी था, लेकिन क्या? पिताजी गुर्राए। आज ही वैद्य जी के पास जाना। और रहने दीजिए पिताजी, सुलेखा ने ससुर की बात काटते हुए कहा। थोड़ी सी कमजोरी है पिताजी, ठीक हो जाएगी। लेकिन तुम्हारी आंखें इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं बेटी? क्या रात को बिल्कुल भी नहीं सोई तुम? ससुर ने चिंता व्यक्त की। इस नालायक ने लगता है मेरी बहू को सोने नहीं दिया क्यों बे? पिता ने रमेश की तरफ मुखातिब होते हुए कहा। लेकिन पिताजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं, रमेश ने कहना चाहा, लेकिन पिता ने बात काट दी। मेरी बहू बताएगी इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर यह सही निकला तो तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी। मेरी बहू आगे 3-4 दिन अपनी सास के साथ ही सोएगी, तेरे साथ नहीं। पुनः बताओ बहू, क्या यह सही है? अब सुलेखा के पास मौका था 3-4 दिन रमेश की शैतानियत से निजात पाने का। उसने फौरन स्वीकृति में सिर हिला दिया। ठीक है, यानी ये बात सच है। तेरी नालायकी की सजा अब तुझे मिलेगी। अब 3 दिन बहू तेरे साथ नहीं सोएगी, बल्कि अपनी सास के साथ ही सोएगी। फरमान सुना दिया गया। लेकिन पिताजी कुछ नहीं, जो कह दिया सो कह दिया। सुलेखा के मन को फिलहाल आंशिक राहत मिल चुकी थी, क्योंकि 2 रातों की पीड़ा को 3 रातों में समायोजित करने का यह सुनहरा मौका था। अगली रात क्या सब कुछ ठीक रहा? रमेश की शैतानियत का क्या राज था और उसका क्या अंजाम हुआ? जानने के लिए चलते हैं आगे कहानी की तरफ। रात वैसी ही काली थी। चंद्रमा कल से कुछ ज्यादा बड़ा था, लेकिन कल की ही तरह आज भी खिड़की से झांक रहा था, मानो सुलेखा के निजी पलों का साथी बनना चाहता था। आज सुलेखा के चेहरे के भाव शांत से थे। उसे आज सुकून की नींद सोनी थी, बगैर किसी पीड़ा और आर्तनाद के। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। सासू मां 10 बजते ही खर्राटे मार के सोने लगी। सुलेखा की आंखें भी नींद से लटने लगी थीं। वो भी सोना चाहती थी, लेकिन पता नहीं, वो रात के 12 बजे के लिए चिंतित हो रही थी। उसे रह रहकर यह लग रहा था कि हो ना हो, आज भी अर्धरात्रि के बाद कुछ न कुछ तो अनिष्ट होकर ही रहेगा। सोच ही सोच में न जाने कब सुलेखा को नींद ने घेर लिया। एक मौन और निश्चिंतता के भाव उसके सोते हुए चेहरे को खूबसूरत बना रहे थे। अब इसे किस्मत कहा जाए या फिर कुछ और की शादी के मात्र तीसरे ही दिन, जहां पत्नी पति की बाहों को तकिया बना प्रेम और आनंद के सागर में हिलोरें लेती हैं, वहां ये बेचारी अपने पति से ही भागती फिर रही थी। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। अब तक सब कुछ सामान्य ही था। शांति सी छाई हुई थी सब जगह। सुलेखा भी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक घर के बाहर कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो आऊ आऊ की आवाजें भी निकाल रहे थे, मानो किसी के आने की आहट से वो चौकन्ने हुए हों। शमशान की तरफ से तेज हवाएं बहने लगी थीं। वातावरण में अब एक अजीब सी महक आ चुकी थी। ये महक भी अनजानी सी थी भड़ाक। रमेश के कमरे के दरवाजे को एक तेज झटका सा लगा। दरवाजा नहीं खुला। तभी खिड़की के दरवाजे तेजी से अंदर बाहर को खुलने बंद होने लगे। कौन? रमेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे आभास हुआ कि किसी ने शायद उसके कंधे पर अपना सख्त सा हाथ रख दिया था। उठते ही उसने बेचैनी से कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में स्पष्ट रूप से कोई नहीं दिखा। मूर्त रूप से कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन उस स्पर्श के बाद से ही रमेश के अंदर की शैतानियत जागृत होने लगी। वही लाल आंखें, सुर्ख रक्त रंजित होंठ, बालों में बिखराव, गूं गूं की आवाज के साथ बड़ी सी जीभ का मुंह से बाहर को लपलपाना, एक तरफ से गिरती ढेर सारी लार। अब रमेश को फौरन एक नारी का बदन चाहिए था, जिस पर वो अपनी शैतानियत, अपना वहशीपन उतार सके। लेकिन आज तो वहां कोई और था ही नहीं। सुलेखा अभी भी मस्त नींद के आगोश में हिलोरें ले रही थी कि अचानक उसके कानों से एक चीख टकराया। ये चीख रमेश के कमरे से आ रही थी और यकीनन उसकी ही थी। सुलेखा के कान खड़े हो गए।
घड़ी की तरफ देखा तो 1 बज रहा था। सहम कर उसने एक चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। वो डरी जरूर, लेकिन कमरे से आने वाली आवाजों को वो ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगी नहीं। अब और नहीं, ये आवाज रमेश की थी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा हो। अब मैं अपनी पत्नी के साथ और वहशीपन नहीं होने दूंगा। कुछ रुक कर पुनः, समझा करो, वो मेरी पत्नी है नहीं। पुनः दर्द भरी आवाज थी ये रमेश की, मानो उसकी ये बात सुनकर किसी ने उस पर कोई प्रहार किया हो। एक बार फिर, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपनी पत्नी के साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। थोड़ा रुक कर, हाँ, नहीं होने दूंगा। तुम चाहो तो मेरी जान ही क्यों न ले लो। सुलेखा ने ध्यान दिया तो आवाजों के साथ ही साथ उसे अब रमेश के कमरे के दरवाजों के आगे पीछे होने की खड़खड़ाहट भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी थी, मानो कोई दरवाजे को खोलने या खुलवाने का जबरन प्रयास कर रहा हो। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, वरना तुम एक बार फिर से मेरी पत्नी को प्रताड़ित करोगे। कुछ देर को रमेश की आवाज शांत होती और पुनः चालू हो जाती, मानो सामने कोई और भी था जो उससे वार्तालाप कर रहा था, जिसकी आवाज सुलेखा को नहीं सुनाई पड़ रही थी। मात्र रमेश की ही आवाज उसके कानों से टकरा रही थी, लेकिन कमरे में कोई और भी है, इस बात का आभास सुलेखा को हो गया था। करीब 1 घंटे तक आवाजों का सिलसिला जारी रहा। रमेश का आर्तनाद कमरे में गूंज रहा था। उसकी सिसकियां सुलेखा स्पष्ट सुन रही थीं, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी कि वो रमेश के कमरे की तरफ रुख करे और मामले को समझ सके कि आखिर माजरा क्या है। हालांकि उसका दिल रमेश के करुण क्रंदन को सुनकर द्रवित जरूर हो रहा था। बार बार उसका दिल रमेश के हालात जानने को व्याकुल हो रहा था। उसका मन उड़कर रमेश के पास जाना चाहता था। आखिर पत्नी थी वो, उसकी और उसकी पीड़ा उसे भी तकलीफ दे रही थी। लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उसकी हिम्मत अपने कमरे से बाहर झांकने की तक नहीं हो पा रही थी। बस वो चादर के अंदर से ही भगवान से सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। रहस्यमय वातावरण में चीख पुकार की लुका छिपी के बीच एक बार फिर सुलेखा को नींद ने अपने आगोश में ले लिया था। सुबह हुई। आज सुलेखा अपने आप को कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। शरीर में होने वाला दर्द काफी हद तक कम था। कातिल निशान कुछ कमतर लगने लगे थे, लेकिन रात की उन आवाजों का डर उसके जहन में अभी भी बना हुआ था। पति की चीखें याद आते ही सुलेखा को उसकी चिंता सताने लगी। बड़े ही सधे हुए कदमों से वो रमेश के कमरे में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन कमरा अंदर से बंद था। उसकी चिंता और बढ़ी। खिड़की खुली हुई थी। दौड़कर उसने खिड़की से अंदर झांका। पूरा का पूरा कमरा अस्त व्यस्त हुआ था। सारे बर्तन, भांडे, कपड़े, फर्नीचर सभी जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि रात में कोई द्वंद्व मचा हो उस कमरे में। घबराई सी सुलेखा अब अपने पति को कमरे में खोज रही थी, लेकिन वो वहां पर नहीं था। रमेश का क्या हश्र हुआ होगा? उस रात आखिर क्या घटा था? जानेंगे हम आगे। सुलेखा अब घबरा गई। कमरे में मात्र क्रंदन के अवशेष बिखरे थे। पति रमेश गायब था। पिताजी। पलटकर सुलेखा ने ससुर को आवाज दी। क्या हुआ बिटिया? भागकर ससुर कमरे के दरवाजे पर पहुंच गए। क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई क्यों हो? बापू, रात भर इनके कमरे से इनके रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन ये अकेले नहीं थे, कोई और भी था कमरे में। ये उससे गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे न सताने के लिए किसी से हाथ पांव जोड़ रहे थे। लेकिन बिटिया, किससे? तुम आई के देखे नहीं? बापू, मैं डर गई थी, पिछली 2 रातों का खौफ। ससुर बात काटते हुए। ठीक है, हम समझ गए, कोई बात नहीं। रमेश तो अंदर ठीक ठाक है ना? बापू, वो अंदर है ही नहीं है। पिता विस्मय से। मेन गेट तो अभी तक अंदर से बंद है, तो फिर वो गया कहाँ और कैसे? दरवाजा खोलकर देखता हूं। कहते ही पिता ने जोर लगाकर दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दिया। है, दरवाजा तो बंद है। पुनः एक बार और जोर लगाकर पिता ने दरवाजा खोलना चाहा। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। 2-3 बार धक्का लगाने पर भी दरवाजा अपनी जगह अडिग रहा। तोड़ना पड़ेगा, कहते ही पिता ने बगल में पड़ी कुल्हाड़ी हाथ में ले ली। धड़ाक धड़ाक 2-3 अच्छे मजबूत हाथ पड़ते ही दरवाजा एक तरफ को लटक गया। बबुआओ बबुआ, आवाज लगाते हुए पिताजी अंदर प्रविष्ट हुए और पीछे पीछे सुलेखा बद्दा, उसकी सास भी। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कमरा एकदम शांत था। अंदर से कमरा इतनी बुरी तरह से बिखरा था मानो रात में वहां किसी से हाथापाई सी हुई हो। हर सामान इधर उधर पड़ा था। चप्पलें उल्टी सीधी पड़ी थीं, बर्तन भी पिचके हुए से उल्टे पड़े थे। क्या हो सकता है? पिताजी के साथ ही साथ माताजी और स्वयं सुलेखा भी स्तब्ध थीं। आखिर माजरा क्या है? कमरे में अंदर से एक मजबूत ताला भी लगा हुआ था। किसने लगाया और क्यों, यह भी एक प्रश्न ही था। तीनों कमरे से वापस लौटने लगे कि तभी सुलेखा की नजर पास गिरे हुए एक छोटे से शीशे पर पड़ी, जिसका एंगल खटिया के नीचे की तरफ था। हे भगवान, सुलेखा के मुंह से अनायास ही निकला।
फौरन वो मुड़कर वापस कमरे में आई और झुककर खटिया के नीचे देखने लगी। बापू, ये तो यहाँ है। रमेश के पिताजी तेज कदमों से वापस हो लिए। अरे बाप रे, ये तो बेसुध है। बेटे को देखते ही उनके मुंह से निकला। काफी मशक्कत के बाद तीनों ने मिलकर रमेश को बाहर निकाला। वो बेहोश था। पिता ने उसके चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़की। एक झटके के साथ रमेश हड़बड़ाकर उठ बैठा। बारे बन की बड़े निकेंद्र बता रही थी। तुम सब कौन हो? मानो रमेश किसी नींद से जागा हो। तीनों को देखते ही उसने प्रश्न दागा। बेटा, हम तुम्हारे बापू और अम्मा, और ये तुम्हारी घरवाली सुलेखा। सुलेखा सुनते ही रमेश खिलखिलाकर हंसने लगा। कुलेखा? कौन सुलेखा? वो रमेश की बहुरिया। एक बार पुनः रमेश खिलखिलाया। हाँ, बहुत है, सुंदर है। सुने थे हम। नैन नक्श बिल्कुल अप्सरा की तरह है। हम भी पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं। कथनी पतली कमरिया, ये उभार, ये यौवन, हम तो पागल हुए जाते हैं। बहुत है, सुंदर है। कहते कहते रमेश एक बार फिर से बेहोश हो गया। बापू, इनको क्या हुई गवा? अब सुलेखा भी रोने लगी। बिटिया, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कहते ही रमेश के पिता ने रमेश को दोबारा जगाने की चेष्टा की। कई बार उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, लेकिन सब व्यर्थ। रमेश के शरीर में हलचल न के बराबर थी। अब बापू, अब क्या होगा? सुलेखा ने आर्तनाद करना शुरू कर दिया। उसकी सास उसे समझा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। थक हार कर गांव के वैद्य को बुलावा भेजा गया। अब रमेश के घर पर गांव वालों का तांता लगना शुरू हो गया था। जो सुनता वो भागा चला आता। वैद्य जी ने सूक्ष्म परीक्षण किया, सारी बात सुलेखा से पूछी। तत्पश्चात झोले से एक चुटकी भभूति निकाल रमेश के मुंह पर गिरा दी। कोई फर्क नहीं पड़ा। रमेश निश्चेष्ट था अभी भी। वैद्य जी, क्या हुआ मेरे बिटुआ को? रुआन सा होते हुए पिता ने प्रश्न किया। कहानी कुछ लंबी मालूम पड़ रही है। लंबी कहानी? पिताजी विस्मय से। जी हाँ, लंबी कहानी, और इसके लिए रमेश का होश में आना भी नितांत आवश्यक है। वैद्य जी ने लंबी सी सांस लेकर कहा। लेकिन यह कैसे होगा वैद्य जी? पिता ने असमंजस से पूछा। होगा, सब होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय दो। कहते ही वैद्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं। करीब 15 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली। आकाश की तरफ देखते हुए वैद्य जी ने ठंडी सांस ली। वैद्य जी, कोई रास्ता मिला? पिता ने जिज्ञासा व उत्सुकतावश पूछा। मिला। अब तुम्हारी बहू के ही हाथ में है रमेश की जिंदगी। मतलब पूरा नहीं बता सकता, बस क्या करना है समझ लो। आज रात ठीक 12 बजे तुम्हारी बहू को शमशान में जाना है। बिल्कुल अकेले? बहू को शमशान में रात में, वो भी अकेले? नहीं नहीं, ये तो असंभव है। पिता ने सर पकड़ लिया। अगर ये असंभव है तो तुम्हारे बेटे का ठीक होना भी असंभव ही समझो। लेकिन बात है क्या? पिता ने पूछा। वो तुम रमेश के मुंह से ही सुन लेना। बहू, क्या तुम तैयार हो? वैद्य जी ने सुलेखा की तरफ देखकर पूछा। बाबा, अगर मेरे शमशान जाने से मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो मैं जाऊंगी। बिल्कुल जाऊंगी। सुलेखा ने पति को मृत्यु तुल्य खाट पर पड़े देखा तो उसका कमजोर मन भी मजबूत हो गया। ये वही सुलेखा थी जो कभी रमेश के कमरे में तक जाने से डर रही थी। वो आज अपने पति की जान की खातिर अकेले रात में शमशान में जाने को भी तैयार थी। मैं जाऊंगी। वो अब दृढ़ थी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? वो वैद्य की तरफ मुखातिब होकर बोली। वैद्य ने एक ही सांस में उसे जो कुछ करना है समझा दिया। एक छोटी सी खामोशी के बाद पुनः, लेकिन बेटी, एक बात और है जो तुम्हारे लिए कठिन होगी, और जो तुम्हें करनी भी है। क्या बाबा? रात के ठीक 12 बजते ही तुम्हें अपने पति के इस शरीर के ऊपर निर्वस्त्र होकर बैठना है। निर्वस्त्र। ये वाकई कठिन था। मैं करूंगी। अब सुलेखा की आंखों में डर की जगह आशाओं की नई चमक थी, लेकिन साथ ही 2 और भी आंखें थीं उस गांव वालों की भीड़ में जो चमक उठी थीं। क्या सुलेखा रमेश के लिए कुछ कर सकी? क्या राज था उस रात का जिसने रमेश को मरणासन्न हालत में पहुंचाया था? भीड़ में उन 2 आंखों के चमकने का क्या राज था? जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। रात के करीब 8 बज चुके थे। ससुर ने भारी मन से बैलगाड़ी को तैयार किया। उनका मन बहू को अकेले शमशान भेजने को तैयार नहीं था। एक तरफ बहू की चिंता और उधर पुत्र मोह। वो बेचारे बीच मझधार में फंसे थे। ऐसा ही कुछ हाल सासू मां का भी था। लेकिन सुलेखा बीच मझधार में नहीं थी। उसका मन दृढ़ था। बैलगाड़ी हौले हौले से शमशान की तरफ बढ़ रही थी। रात का करीब 10 बज रहा था। फिलहाल शमशान के गेट तक तो पिताजी भी साथ ही थे, लेकिन अंदर उनका प्रवेश निषेध था। गेट पर रमेश के निश्चेष्ट से शरीर को नीचे डाल ससुर ने भीगी आंखों से बहू को हिम्मत दिलाई। बहू, मेरा मन तो हालांकि मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हें इस तरह से अकेला इस बियाबान इलाके में छोड़कर वापस जाऊं, लेकिन मजबूर हूं। तुम्हारे सुहाग और मेरे प्रिय बिटुआ का मामला है। भगवान तुम्हारी मदद करे। हिम्मत मत हारना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। कहते हुए ससुर जी वापसी के लिए मुड़ने लगे।
अब मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल सुबह तुम्हारा स्वागत बिटुआ के साथ ही करूँ। सुलेखा ने पिता के पैर छुए और बगैर कुछ बोले रमेश के शरीर को मजबूती से कंधे पर डाल शमशान के अंदर प्रविष्ट हो गई। उसे लेश मात्र भी भान न था कि उनके अलावा दो और चमकदार आंखें पूरे रास्ते उसके साथ ही साथ चल रही थीं, और अब वो आंखें शमशान के अंदर भी उसके साथ ही मौजूद थीं। पीपल के पुराने से पेड़ के नीचे उसने रमेश को लेटा दिया। उसके मन मस्तिष्क में न कोई डर था और न कोई नकारात्मक सोच। वो मात्र वैद्य जी के कहे अनुसार अपने क्रियाकलापों में व्यस्त थी, जैसे कोई मशीन मात्र कुछ निर्देशों का पालन कर रही हो। मंजिल की उम्मीद उसे थी, लेकिन उस मंजिल से पहले जो उफान मारता, गर्जना करता एक बड़ा काला समंदर उसके रास्ते में खड़ा था। वो उसे डरा रहा था, उसे परेशान कर रहा था। उसके पांव डगमगा जरूर रहे थे, लेकिन वो कर सकती है, उसे करना ही है। ये दृढ़ विश्वास उसका पथ भी प्रशस्त कर रहे थे। और दूसरी तरफ समय करवटें लेने लगा था। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी, वातावरण में चीत्कार बढ़ने लगी थी। पेड़ों के झुरमुट हवा के झोंकों से हिल वातावरण में भय उत्पन्न करने लगे थे। सियार भी रह रहकर चिल्लाने लगे थे। उल्लुओं ने भी अब अपने पर फैलाकर एक डरावनी फड़फड़ाहट दे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। सुलेखा ने अपनी बंद आंखें खोली, पास बहती एक छोटी सी नदी की तरफ नजर डाली। शायद उसे नदी के पानी की आवश्यकता थी। धीमे धीमे से कदम उसके नदी की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो नदी के पास पहुंची, उसके कदम ठिठक कर रुक गए। कुछ दूरी पर 3-4 कुत्ते नदी में बहती एक सड़ी गली सी लाश को किनारे की तरफ खींच रहे थे और उस अधजली सड़ी सी लाश के लिए आपस में गुर्रा रहे थे। आकाश में पूर्ण अंधकार छाया था। शायद आज अमावस की रात थी। 1-2 अधजली चिताएं ही हवा के झोंकों से कुछ पलों के लिए शमशान को लालिमा प्रदान कर रही थीं। चमगादड़ों का रह रहकर फड़फड़ाना, झींगुरों का आर्तनाद, समय के साथ ही साथ सब कुछ डरावना होता जा रहा था। सुलेखा ने शांत भाव से नदी का जल लिया और पुनः अपनी क्रियाओं में वो तल्लीन हो गई। अब सुलेखा को रात के 12 बजने का इंतजार था, जिसमें मात्र कुछ घड़ियां ही शेष थीं, और शायद उन चमकती आंखों को भी उसी पल का इंतजार था। रमेश उसी हालत में निढाल सा पेड़ के नीचे लेटा था। उसकी आंखें आधी खुली थीं और एकटक खुले आकाश को निहार रही थीं। होंठों के एक तरफ से लार बाहर को बह रही थी। 12 बजते ही सुलेखा अपने शर्मोहैया की गठरी को अपने सुहाग पर अर्पित करते हुए अपने शरीर से एक एक वस्त्र उतारने लगी। सच पूछो तो मरघट की खामोशी उसे उतना नहीं डरा रही थी जितना कि वो अपने शरीर को वस्त्र विहीन करने में डर रही थी। उसकी नजरें बिजली की भांति चारों दिशाओं का मुआयना कर रही थीं। कहीं कोई उसे देख न रहा हो। 100% अकेलेपन को वो महसूस करना चाहती थी, ताकि वैद्य जी के निर्देशों का वो पूर्णतया पालन कर सके। उसका मुंह अब रमेश की तरफ था। एक एक कपड़ा वो अपने शरीर से इस तरह से उतार रही थी मानो आत्मा शरीर छोड़ रही हो। उसके आंखों के लगातार बहते आंसू उसकी मनोदशा को भली भांति दर्शा रहे थे। अब वो कमर के ऊपर पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके धड़कते दिल को दूर से भी स्पष्ट महसूस किया जा सकता था, और ठीक उसके पीछे चमकती उन 2 आंखों ने भी शायद उसके धड़कते दिल की मनोदशा को पढ़ लिया था। अब सुलेखा के लिए जो सबसे कठिन काम करना था, वो था पूर्ण नग्न होना, रमेश की छाती पर बैठना, कुछ और आवश्यक क्रियाएं पूर्ण करना। बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। इसी विश्वास के साथ उसने अपनी शर्म की आखिरी दीवार को भी गिरा दिया, और जैसे ही उसका आखिरी वस्त्र शरीर से अलग हुआ ही था कि उसे अपनी नग्न पीठ पर किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। सुलेखा ने पलटकर पीछे देखा। घबराहट में वो ये भी भूल गई कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। लेकिन ये क्या? उस अजनबी ने फौरन एक चादर से उसके शरीर को ढक दिया। अब उसकी इज्जत किसी के सामने निर्वस्त्र नहीं थी। भोला तू, सुलेखा के मुंह से यकायक निकल पड़ा तू यहाँ, वो भी इतनी रात को। ये भोला कौन था और इतनी रात को शमशान में क्या कर रहा था? क्या सुलेखा अपने उद्देश्य में सफल हो सकी? क्या रमेश को नई जिंदगी मिली? पूरी कहानी की वास्तविकता क्या थी भोला तू, वो भी यहाँ इतनी रात को क्या कह रही हो? मैं तो रात दिन सुबह शाम तुम्हारे ही तो इर्द गिर्द मंडराता रहता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि तुमने मुझे आज ही देखा है। भोला ने आंखें नीची की और एक ही सांस में अपने दिल की बात बोल दी। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रात दिन तुम मेरे इर्द गिर्द, मैं कुछ समझी नहीं। सुलेखा, शायद तुम्हें याद ही होगा कि तुम और मैं एक दूसरे को किस हद तक चाहते थे। मैंने तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन जब से तुम्हारे पिता ने तुम्हारी और मेरी शादी के लिए मना किया, मेरा तो संसार ही उजड़ गया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा था। शराब की राह पकड़ ली थी मैंने। मेरा सब कुछ तबाह होने लगा था।
तब मेरे पिताजी ने मुझे वैद्य जी को दिखाया, उन्हीं वैद्य जी को जिनके कहने पर तुम यहाँ इतनी रात को ये सब कुछ क्रियाएं कर रही हो। इन्हीं वैद्य जी को। सुलेखा आश्चर्य से हाँ। सुलेखा, ये वैद्य जी मेरे पिताजी के बचपन के मित्र हैं, साथ साथ स्कूल पढ़ा है दोनों ने। मेरी हालत देखकर एक बार तो इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बात की, मेरी दिमागी हालत के जिम्मेदार कारण को पहचाना, तो उन्हें भी लगा कि अब यह बीमारी ठीक हो सकती है। जिम्मेदार कारण? सुलेखा ने बात काटी। कौन जिम्मेदार था तुम? और तुमसे अचानक हुई ये दूरी? भोला ने शालीनता से उत्तर दिया। सुनते ही सुलेखा ने भी अपनी आंखें नीचे कर ली। शायद उसे भी पल भर को कुछ ऐसा ही एहसास हुआ था। भोला अब आगे बढ़ा। उसके बाद वैद्य जी ने मेरे पिता को आश्वस्त किया कि तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस कुछ दिनों के लिए उन्होंने मुझे अपने साथ रखने की शर्त रखी। पिताजी, जो कि मेरे ठीक होने की उम्मीद बिल्कुल खो चुके थे, ने फौरन अपनी स्वीकृति में सिर हिला दिया और मैं एक बार फिर तुम्हारे निकट के गांव में आ गया, वैद्य जी के घर में। और मेरे लिए यह भी वरदान ही था कि तुम्हारी शादी कुछ ही दूरी पर तय हुई थी। दोनों जगहें मेरे लिए समान दूरी पर ही थीं। सुबह होती तो तुम्हें देखता, शाम तुम्हारी खूबसूरत आंखों को दिल में संजोए सो जाता। जब मन करता तुम्हारे आम वाले बगीचे में, रात हो या दिन, आकर तुम्हारा दीदार कर लेता था। और सच में तुम्हारी निकटता ने मुझ पर जादू सा किया। मेरी शराब छूट गई, मैं पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन मैंने वैद्य जी का आंगन नहीं छोड़ा, उनकी सेवा करता रहा। वो भी मुझे बेटे सा स्नेह देने लगे। उनके सानिध्य में रहकर मैं उनके काम में हाथ भी बंटाने लगा। और सुलेखा, सच बताऊं, शायद आज भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं जितना पहले चाहता था। सुलेखा ये सब कुछ सुनकर स्तब्ध थी। इतना प्यार वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई उसे इतना भी प्यार कर सकता है। वो भोला की रमेश से तुलना करने लगी। एक ये भोला है, मैं इसकी बाहों में नहीं हूं, फिर भी मुझे हद से ज्यादा चाहता है। और एक रमेश, जो कि एक हैवान की तरह मेरे साथ पेश आता है। उसने एक घृणित नजर रमेश पर डाली, लेकिन पुनः उसे अपने पतिव्रत धर्म का भान हुआ। उसने अपनी नजर रमेश से हटा ली। एक बार वो फिर से तैयार थी अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी निभाने। भोला, अब मैं शादीशुदा हूं, तुम मेरा पीछा मत किया करो। सुलेखा ने स्पष्ट शब्दों में भोला को समझाना चाहा। यह मेरी मजबूरी है, तुम मेरी ना हो सकी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो हमेशा तुम्हारा ही होकर रहना चाहता हूं। मैं शरीर का भूखा नहीं हूं, मैं तो बस प्रेम को महसूस करना चाहता हूं, तुम्हारे प्रेम को। सुलेखा भोला की प्रेम से सराबोर बातें सुन भाव विभोर होने लगी। भोला शायद सुलेखा के दिल की कश्मकश को समझ गया था। क्या तुम मुझे इतना भी हक नहीं दोगी? कैसा हक? सुलेखा ने भोला के मन की गहराइयों को तोलना चाहा। तुम्हें दूर से देखने का हक, तुम्हारे साथ न रहते हुए भी तुम्हें साथ महसूस करने का हक की, तुम्हारी किसी भी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े होने का हक, जैसे आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे निष्कलंक प्रेम को इतना तो हक है ही है ना। कहते ही भोला ने सुलेखा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। एक करंट सा सुलेखा के बदन में दौड़ गया। वो सोचने लगी, रमेश के छूने से मुझे कभी भी इतना रोमांच नहीं हुआ जितना भोला के स्पर्श मात्र से। सुलेखा अब डांवाडोल सी होने लगी थी। वो क्या करने आई थी और क्या करने की सोचने लगी थी। मन ही मन वो परेशान हो रही थी। क्या करूं क्या ना करूं के भंवर में वो फंस रही थी। रात अब धीरे धीरे और भी काली होती जा रही थी। लगभग 1 बज रहे थे। सुलेखा और भोला आमने सामने किंकर्तव्य विमूढ़ से खड़े थे। तभी पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए रमेश के शरीर में हरकत सी होने लगी। दोनों आमने सामने खड़े एक दूसरे की भावना पढ़ने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी पीछे से गूंग टन रहे थे। गूं की पीड़ादायक आवाज ने उनका ध्यान भंग किया। सुलेखा ने पीछे मुड़कर पीपल के पेड़ की जड़ पर ध्यान केंद्रित किया। पति रमेश, जो कुछ ही पल पहले मूर्छित सी अवस्था में लेटा था, वो अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करते दिखा था। उसे उठने में मुश्किल सी प्रतीत हो रही थी। उसका लड़खड़ाना कुछ ऐसा ही दर्शा रहा था। उसकी लंबी सी जीभ बाहर को लटक रही थी और पूर्व की भांति ही गूं की आवाज मुख से निकल रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख रक्त की भांति थीं। मुंह एक तरफ को लटका हुआ था। शरीर भी उसका एक तरफ को टेढ़ा सा ही था। माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें साफ चमक रही थीं। लड़खड़ाकर चलने वाला रमेश यकायक सीधा होकर चलने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे ताकत दे दी हो या फिर स्वयं वो शक्ति ही उसके अंदर समा गई हो। थोड़ी ही देर में गूं की आवाज कुछ कम हुई, लेकिन ये शांति कुछ पल के लिए ही थी, क्योंकि अचानक रमेश खिलखिलाकर हंसने लगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों पर सोए हुए पक्षी फड़फड़ा कर उड़ने लगे। अब रमेश सुलेखा के ठीक सामने खड़ा था। लपलपाती खून सी जीभ और विभत्स चेहरा। सुलेखा चीख पड़ी। उसकी चीख ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया। सुलेखा थर थर कांप रही थी।
उसकी धड़कनें बेहद तेजी से चल रही थीं। उसने रमेश से अपना चेहरा हटा लिया और न चाहते हुए भी वो भोला के सीने से पूरी तरह से चिपट गई। यानी अब पूरा दारोमदार भोला के कंधों पर था। उसने सुलेखा के सिर पर हाथ फेरा और हौले से उसे अपने से अलग किया। तुम बिल्कुल भी मत डरो, जब तक मैं हूं ये तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उसने सुलेखा को हिम्मत दिलाने की कोशिश की, लेकिन सुलेखा के हाथ और पैर दोनों कंपा रहे थे। मैम भोला शायद कुछ भी बोलने में अब अक्षम थी। वो भोला ने बड़े ही प्यार से उसे पास पड़े बड़े से पत्थर पर बैठा दिया। तुम थोड़ा हिम्मत रखो, मुझे इससे निपटने के लिए थोड़ी देर के लिए तुमको छोड़ना ही होगा, लेकिन वो मुझे मार। कोई नहीं मारेगा तुम्हें, मैं हूं ना, बस थोड़ा धीरज रखो। अब सुलेखा पत्थर पर बैठ चुकी थी। हालांकि रमेश की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। भोला अब आंखें बंद कर कुछ बुदबुदा रहा था। तभी सुलेखा को अपने कान के पास लपलपाती जीभ का एहसास हुआ। ये वही पुराना डरावना एहसास था, भोला भोला मुझे बचाओ। सुलेखा चीखने लगी, लेकिन भोला की आंखें बंद ही थीं। एक झटके के साथ रमेश रूपी पिशाच ने सुलेखा के ऊपर पड़ी चादर खींच ली। अब सुलेखा पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसकी आंखों में भय के साथ ही साथ लाज की लालिमा भी स्पष्ट दिख रही थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, सुलेखा अब लगातार चिल्ला रही थी। लेकिन रमेश पिशाच प्रवृत्ति में रत हो चुका था। उसे अब सुलेखा के बदन की आवश्यकता थी, जिसे वो नोचकर पीड़ा देकर उपभोग करना चाहता था। और वो खेल शुरू हो चुका था। सुलेखा की चीखें पूरे शमशान को जगा रही थीं। पीठ पर लगने वाले नश्तर से नाखून, स्तनों पर दांतों की गहराई से उपजते घाव, कमर पर सख्त होती शैतानी पकड़ उसकी जान सी ले रही थी। वो पंख कटी चिड़िया की भांति फड़फड़ा रही थी। पूरा इलाका उसकी चीखों से आर्तनाद कर रहा था। रमेश विभत्स तरीके से सुलेखा के ऊपर अपनी पैशाचिक जोर आजमाइश कर रहा था। बीच बीच में वो अट्टहास सा करता, मानो अपनी जीत की खुशी दर्शा रहा था। धड़ाक, एक मजबूत पत्थर रमेश के सिर से टकराया। एक भयानक सी चीख जो कि रमेश की थी, वातावरण में दूर तक चली गई। नदी का खामोश पानी यकायक ऊपर को उछला और शांत हो गया। रमेश एक तरफ को लुढ़क गया। पीछे उसके भोला खड़ा था, जिसने रमेश को इस अंजाम तक पहुंचा दिया था। सुलेखा अभी भी अपने निर्वस्त्र शरीर को देख हाँफ सी रही थी। उसकी मनोदशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रही थी। वो रह रहकर कांप रही थी। धड़कनें बेहद तीव्र थीं। अपने एक एक घाव को देख उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पीड़ा इतनी थी कि अपने अस्तित्व का तक उसे एहसास नहीं हो रहा था। उसकी मनोदशा पागलों सी हो गई थी। क्या नहीं देखा उसने? शमशान की खामोशी, अधजली लाशें, कुत्तों सियारों का क्रंदन, उल्लुओं का फड़फड़ाना, चमगादड़ों की खून जमा देने वाली चीख, रमेश का खतरनाक पैशाचिक रूप क्रंदन चीख, दर्द और डर। और ये सब हुआ था सिर्फ एक रात के कुछ ही पलों में। भोला ने सुलेखा को जब इस हालत में देखा तो उसे बहुत तकलीफ हुई। सुलेखा दोनों हाथों से अपने शरीर को ढकने का असफल प्रयास कर रही थी। फौरन ही भोला ने उस मैली कुचैली सी चादर के टुकड़े को पुनः सुलेखा पर डाल दिया। सुलेखा यकायक भोला से लिपट गई। अपनी सारी परेशानियों, दुविधाओं, अपने डर को, अपनी पीड़ा को वो भोला के सीने में दफन कर देना चाहती थी। एक सहारा वही तो था उसका वहां। भोला ने भी सुलेखा को अपनी बाहों में कस लिया था। दोनों के गले अब एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अभी चंद मिनट ही बीते थे। सुलेखा अपनी पीड़ा अभी पूरी तरह से भोला की रूह तक पहुंचा भी न पाई थी कि यकायक सुलेखा को एक बार फिर अपने गले पर एक लंबी सी लपलपाती जीभ का एहसास हुआ। ये एहसास क्या था? वो रात क्या फिर से सुलेखा का इम्तिहान लेने जा रही थी? एक पल के लिए जैसा सुलेखा ने सोचा था वही निकला। ये जीभ भोला की ही थी, जो बड़े ही असामान्य तरीके से सुलेखा के गले को चाट रही थी। भोला की तेज होती धड़कनों को अब वो भी महसूस करने लगी थी। भोला की बाहों का कसाव अब कष्टप्रद तरीके से बढ़ता ही जा रहा था। उसकी जीभ भी अब कुत्तों की जीभ सी कांटीली चुभन देने लगी थी। अभी कुछ देर पहले जिस भोला का स्पर्श उसे सुखद एहसास दे रहा था, उसकी आंतरिक उत्तेजना को भड़क सा रहा था। जिस भोला का आलिंगन उसे चरमोत्कर्ष की अनुभूति करा रहा था, वही अब उसे घुटन देने लगा था। भोला के नाखून उसकी पीठ पर कांटों से चुभ रहे थे। अब असहज हो रही थी वो, और जल्द से जल्द उसके आलिंगन से मुक्त भी होना चाह रही थी। भोला का यह असामान्य सा व्यवहार उसे एक बार फिर से डराने लगा था। एक झटके से सुलेखा ने खुद को भोला की बाहों से आजाद किया। दोनों अब आमने सामने थे। भोला का विभत्स सा रूप देखकर वो चिल्ला पड़ी। भोला की आंखें अंगारों की भांति सुर्ख लाल थीं। मुंह एक तरफ को लटक गया था। उसमें से वही लपलपाती हुई बड़ी सी जीभ बाहर को आई थी। बाल बिखरे हुए थे। गले से गूं गूं की भयानक आवाज आ रही थी और नजरों में वही कामुक उत्तेजना थी
जिनका शायद एक ही लक्ष्य था, सुलेखा थी। सुलेखा ने पीछे मुड़कर रमेश की तरफ देखा। उसका चेहरा निस्तेज अवश्य था, लेकिन पैशाचिक नहीं था। खून से रंगा जरूर था, लेकिन यह खून पत्थर की चोट का था, किसी को चोट पहुंचाने वाला बिल्कुल नहीं। वो बेहोश पड़ा था, और दूसरी तरफ वही भोला जो उसकी मदद को आगे आया था, वो वीभत्स रूप ले चुका था। अब सुलेखा की समझ में भी शायद आ ही गया था कि वो किसी पिशाच की गिरफ्त में आ चुकी है, जो किसी न किसी रूप में उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। डर सुलेखा पर हावी होता जा रहा था, क्योंकि शमशान की भयानकता रात बढ़ने के साथ ही साथ और भी सुर्ख होती जा रही थी। एक तरफ बेहोश पति, दूसरी ओर पिशाच जो प्रेमी को ढाल बना सुलेखा के शरीर को पाना चाहता था, और माहौल एकदम खून जमा देने वाला था। सुलेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। सामने कोई आदमी हो तो उससे अनुनय विनय की जाए या फिर मुकाबला, लेकिन किसी पिशाच से उसके ही सार्थक स्थान पर, उसके ही वांछित समय काल में कोई भी द्वंद्व, वो भी एक औरत के द्वारा, ये असंभव ही था। एक उछाल के साथ ही भोला उर्फ पिशाच अब सुलेखा के ठीक सामने पुनः खड़ा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, सुलेखा आर्तनाद करने लगी। क्यों छोड़ दूं पुनः पिशाच? मुझे जगाया गया है तुम्हारी खातिर, कड़कती आवाज में भोला उर्फ पिशाच बोल पड़ा। उसकी आवाज बेहद कर्कश थी, मानो बादल से कड़क रहे हों। कहते ही एक झटके से उसने सुलेखा के शरीर पर पड़ा वो एकमात्र कपड़ा हटा दिया। एक बार पुनः सुलेखा पूरी तरह से वस्त्रहीन थी। सुलेखा के मन मस्तिष्क में पिशाच के शब्द घूमने लगे थे। मुझे जगाया गया है, वो भी तुम्हारी खातिर। किसने जगाया और क्यों? और मेरे ही लिए। सुलेखा के नग्न शरीर ने उस पिशाच की उत्तेजना की तीव्रता में घी का काम कर दिया था। अब उससे रहा नहीं गया। उसने एक ही झटके में सुलेखा को अपनी गिरफ्त में कर लिया। सुलेखा की आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन पिशाच की आंखों में अब चमक थी। सुलेखा छटपटाने लगी, अपने को बचाने का असफल सा प्रयास करने लगी। वो अपने हाथों से पिशाच के सीने में मुक्के से मार रही थी, जो कि उस पिशाच को फूलों सा स्पर्श दे रहे थे। जितना वो चीखती, वो उतना अट्टहास करता। उसके चीखने में भी पिशाच को एक अलग सा आनंद आ रहा था। सुलेखा उससे गुहार लगा रही थी, खुद को छोड़ने के लिए रो रही थी, बिलख रही थी, लेकिन पिशाच। सुलेखा निढाल होकर एक तरफ को गिर गई। शायद अब वो भी बेहोश थी। रात के करीब 3 बज रहे थे। सब कुछ अब सामान्य सा दिख रहा था, सिवाय उस चबूतरे के जिस पर 3 बेहोश शरीर पड़े थे, रमेश, भोला और सुलेखा। सुबह की लालिमा अभी ठीक से फूटी भी न थी। शमशान के गेट पर गांव वालों का जमावड़ा लगने लगा था। सबसे पहले वैद्य जी और रमेश के पिताजी शमशान के गेट से अंदर प्रविष्ट हुए। वैद्य जी अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लिए हुए थे और उसे छिड़कते हुए कुछ मंत्रों के साथ सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। वो चौकन्ने थे, क्योंकि उनकी गणना उचित व अनुचित दोनों पहलुओं पर आधारित थी। लेकिन उफ, उनको इतनी अनुचित गणना की उम्मीद बिल्कुल न थी। राम राम। चबूतरे पर सुलेखा को मृत्युतुल्य नग्न हालत में देखते ही उनके मुख से निकला। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर पर पड़े अंगोछे से प्रथम सुलेखा के शरीर को ढक दिया। हथेली में गंगा जल ले उसकी कुछ छींटें सुलेखा के चेहरे पर मारी, साथ ही हथेली में कुछ पत्ते रगड़े और उसे सुंघा दिए। सुलेखा के शरीर में कुछ हरकत सी दिखी। साथ ही वैद्य जी ने रमेश और भोला को भी होश में लाने की प्रक्रिया की। हालांकि भोला की उपस्थिति उनके लिए प्रश्नवाचक जरूर थी, क्योंकि उनकी गणना में भोला तो था ही नहीं। आखिर पिशाच का क्या तोड़ था? क्या वाकई सुलेखा की जिंदगी में 2 मर्द आ चुके थे? पिशाच को किसने जगाया था, वो भी सुलेखा के लिए? बहुत जल्द जानेंगे आगे। वैद्य जी की जड़ी सूंघते ही सुलेखा की चेतना जागने लगी थी। उसे वो सब कुछ याद आने लगा था जो रात को उसके साथ घटित हुआ था। अचानक वो हड़बड़ा के उठ बैठी। छोड़ दो मुझे। उसके चेहरे पर रात का खौफ साफ झलक रहा था। शांत बेटी वैद्य जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बाबा, वो मुझे मार डालेगा। कोई नहीं मारेगा तुमको। मुझे अब सब समझ आ चुका है कि पूरी कहानी क्या है। कहानी सुलेखा वैद्य जी का मुंह देखने लगी। हाँ बेटी, मुझे सब पता चल चुका है। तुमको अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा सब ठीक कर देंगे। बाबा, क्या पता चल चुका है आपको? क्या है सारी कहानी? और चिंता मत करो, अब सारी बात तुम रमेश के ही मुंह से सुन लेना। लेकिन रमेश तो कुछ नहीं हुआ है। रमेश को वो देखो, अब वो अपनी आंखें खोल रहा है। सुलेखा ने रमेश की तरफ देखा। वो वाकई अपनी आंखों को खोलने का प्रयास कर रहा था। लेकिन बाबा, अभी तो रमेश। सुलेखा ने प्रश्न किया। हाँ, अभी रमेश बेहोश था, लेकिन अब होश में है। मेरी विद्या और औषधि के बल पर अब वो खतरे से बाहर है। और बेटा, क्या तुमको लग रहा है कि मैंने तुमको अकेले ही शमशान में भेज दिया था? इतना बड़ा खतरा मैं नहीं उठा सकता था। लेकिन चूंकि राजफाश करने के लिए तुम्हारा शमशान में जाना और नग्न होना आवश्यक था, इसीलिए मैंने तुमको यह आदेश दिया था।
लेकिन मेरी एक सिद्धि तुम्हारे आसपास ही विचरण कर रही थी। सिद्धि? सुलेखा ने प्रश्न किया। हम सिद्धि, या कह लो एक तरह की मेरी आंखें तुम्हारे साथ साथ ही थीं, जो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देती। हाँ, थोड़ा बहुत जो तुम्हें तकलीफ हुई वो आवश्यक भी थी, ताकि जो राज इस शमशान में दफन है वो खुल सके। बाबा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात जरूर याद है कि भोला ने बड़ी बड़ी आंखें निकाल ये जरूर कहा था कि मुझे जगाया गया है, वो भी तुम्हारे लिए। ये बात मुझे परेशान कर रही है। किसे जगाया? किसने जगाया? वो भी मेरे लिए क्यों भोला? जैसे ही भोला का जिक्र जुबान पर आया, सुलेखा को उसकी भी यकायक याद आई। उसने भोला की तरफ नजर दौड़ाई। आखिर उसका चाहने वाला जो था वो, और इसी चाहत की खातिर उसने उसकी कितनी मदद की थी। वो समय पर ना आता तो आज वो शायद जिंदा भी ना होती। भोला भी अब होश में आ चुका था। उसका बदन दर्द से टूट सा रहा था। चलो बेटी, अब सभी लोग गांव चलते हैं। वहीं सारी बातें स्वयं तुमको रमेश ही बताएगा। सभी गांव वालों की मदद से रमेश और भोला को बैलगाड़ी पर बैठा लिया गया और सभी गांव वापस आ गए। एक चौपाल सी लगी थी अब वहां। रमेश के पिताजी, माताजी के साथ वैद्य जी, सुलेखा, भोला और सभी गांव वाले उसमें शामिल थे। वैद्य जी ने आटे से एक गोलधारा सा खींचा। कुछ मंत्रों से उसे बींध दिया। रमेश, तुम अब गोलधारे में बैठो। वैद्य जी ने रमेश को आदेश दिया। जी। सर झुका किए हुए रमेश उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। कुछ और मंत्रों से उस गोलधारे को मजबूती दे उन्होंने रमेश की तरफ मुंह कर उससे प्रश्न किया, कौन है तू? कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। अचानक से वैद्य जी ने कुछ रंग बिरंगे से चावल उसकी तरफ उछाल दिए। बताता क्यों नहीं है? कौन है तू पुनः? देख, मुझे सब पता चल चुका है। तू कौन है? तेरी नीयत क्या है? लेकिन हम तेरे खुद के मुंह से सब जानना चाहते हैं। उधर से पूरी तरह से चुप्पी थी। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। कहते ही वैद्य जी ने आग के कुछ अंगारे हाथ में लिए और कुछ मंत्र बुदबुदाए। अब उनका चेहरा क्रोध से लाल हो चुका था। कुछ और वो करते कि उसके पहले ही नहीं। अब आगे कुछ मत करना, मैं सब बताता हूं। कंपकपाती सी आवाज में रमेश उर्फ पिशाच बोल उठा। रमेश को मैं बचपन से ही जानता हूं। वो तभी से इस शमशान में आता जाता रहता था। शायद उसकी मनः स्थिति तांत्रिक क्रियाओं से प्रभावित थी। किसी न किसी बाबा या तांत्रिक के संपर्क में वो यदा कदा आता ही रहता था। उनकी तांत्रिक क्रियाओं में वो शरीक भी होता था। उसे ये भरोसा था कि तांत्रिक क्रियाओं से जिंदगी के सारे रास्ते सुलभ हो सकते हैं, कितनी भी बड़ी शारीरिक या मानसिक परेशानी हो। तंत्र विद्या से उसका त्वरित हल निकल ही जाता है। शायद इसीलिए वो अपनी परेशानियों व जिज्ञासाओं का जिक्र तांत्रिकों से करता रहता था। और चूंकि मैं सदियों से इस शमशान का प्रेत हूं और तांत्रिकों के आसपास ही मंडराता रहता हूं, मुझे भी इसकी सारी परेशानियों के बारे में पूरा पता था। हालांकि मुझे सामान्यतः किसी की किसी भी परेशानी या खुशी से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो मैं भी इसकी परेशानियों पर ध्यान नहीं देता था। थोड़ा रुककर रमेश उर्फ पिशाच पुनः बोल उठा। लेकिन उस रात इसने अपनी उस परेशानी का जिक्र कर दिया जिसने मेरी नींदों को भी उड़ा दिया। आखिर रमेश की वो कौन सी परेशानी थी जिसने पिशाच की रातों की नींद उड़ा दी थी? पिशाच की सभी बातों को वैद्य जी बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि इस समस्या का तोड़ उसी की बातों में ही कहीं न कहीं छिपा होगा। पिशाच की नींद उड़ने की बात पर यकायक उन्होंने प्रश्न दागा, तुम्हारी नींद उड़ गई क्यों? क्योंकि रमेश ने एक ऐसी बात तांत्रिकों से साझा कर ली थी जिसने मेरे अंदर की पैशाचिक प्रवृत्ति को जागृत कर दिया। कौन सी बात थी वो? पिशाच पुनः है बादरे से नहीं। रमेश के पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी, लेकिन रमेश इसके लिए कतई तैयार नहीं था। आखिर क्यों? वैद्य जी ने प्रश्न किया। क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल खोखला था, खोखला। सभी के चेहरों पर प्रश्नवाचक चिन्ह था। अब पिशाच पुनः, यानी वो किसी भी नारी के साथ हमबिस्तर होने के योग्य ही नहीं था। पिता से डरता था, गांव में बदनामी से डरता था। डर में उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसके बाद से ही वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा था। कुछ रुककर पिशाच पुनः बोला, यहां तक तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दुनिया में बहुत से अक्षम लोग हैं जो अपनी पत्नी के लायक नहीं हैं। मुझे उनसे क्या? लेकिन उस रात जब मैंने रमेश को एक तांत्रिक से अपनी कमजोरी का जिक्र करते सुना और साथ ही ये भी कहते सुना कि कैसे भी हो उसे वो मर्दानगी चाहिए जिससे वो सुलेखा को खुश कर सके, भले ही इसके लिए उसे पैशाचिक प्रयोग क्यों न करना पड़े। पैशाचिक प्रयोग ये क्या है? रमेश के पिता का अगला प्रश्न था ये। इस प्रयोग में किसी प्रेत या पिशाच को स्वयं के अंदर प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जाता है, और वो भी मात्र उतने क्षणों के लिए जितनी देर की आवश्यकता हो। यानी सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति अपने ही रूप, लावण्य और ताकत में रहता है, लेकिन जब उसकी अक्षमता आड़े आती है तो उसके चाहने या न चाहने के बावजूद भी वो पिशाच उसमें समाहित होकर कार्य को परिणाम तक पहुंचाता है। तो क्या रमेश ने? वैद्य जी हालांकि जानते सब थे, लेकिन पिशाच के मुख से सब कुछ सुनना चाहते थे।
इसीलिए उन्होंने ये अगला प्रश्न पूछा। जो आप सोच रहे हैं वही सही है। रमेश की प्रवृत्ति भी कुछ ऐसा ही करने का मन बना चुकी थी। स्वयं से लाचार था, डर की वजह से शादी को मना नहीं कर सकता था, पत्नी के सामने आंखें नीची नहीं कर सकता था, सबके सामने बदनाम होने की क्षमता उसमें नहीं थी। अतः उसने तांत्रिक बाबा से मदद की गुहार लगाई। हालांकि बाबा ने उसे इस प्रक्रिया के लिए मना भी किया, इसके दोष भी बताए, लेकिन रमेश जिद करने लगा। उस वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। ये सब सुनकर न जाने क्यों मेरी कामुक प्रवृत्ति जागृत होने लगी। मुझे लगा इस काम के लिए मुझसे ज्यादा सक्षम और कौन होगा। मेरे लिए ये एक मन मांगी मुराद सी थी। नग्न स्त्री सोचकर ही मैं रोमांचित होने लगा था। हालांकि यह काम उतना सरल नहीं था जितना मैं सोच रहा था, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में इस लोक व प्रेत लोक के कई नियमों का पूरा होना आवश्यक था। लेकिन वो जिम्मेदारी तांत्रिक की थी, मेरी नहीं। लेकिन एक बात जरूर थी, उस वाकये के बाद मैं रमेश के इर्द गिर्द ज्यादा ही रहने लगा था। इसीलिए रमेश के पिता को घर के आसपास कुछ डर मिश्रित सा माहौल महसूस होने भी लगा था। पिशाच जारी रहा। वो रात मुझे याद है जब पिशाच प्रयोग के लिए तांत्रिक ने मुझे ही चुन लिया। चुनता भी क्यों नहीं, तांत्रिक प्रयोग के वक्त मैं ही एकमात्र पिशाच था जो वहां मौजूद था। उस वक्त क्या, मैं तो हर वक्त इसी क्षण के इंतजार में वहां मौजूद रहता था। रमेश ने मुझे पिशाच प्रयोग के लिए सहमत करने के लिए मेरी मिन्नतें की, प्रार्थना की। शमशान की कई शक्तियों के सामने खुद को इस प्रक्रिया के लिए सहमत माना। जितनी भी तांत्रिक प्रक्रियाएं थीं, वो रमेश ने विधिवत पूरी की। अपने को वचनों में बांधा, वचन भंग के परिणामों से स्वयं बांधा। और इतना सब होने के बाद ही मैंने रमेश को वचन दिया कि प्रत्येक सप्ताह के प्रथम 5 दिनों में मैं उसकी धर्मपत्नी के साथ काया प्रवेश के साथ संभोग करने को उपस्थित रहूंगा। मैं भी पिशाच लोक से हूं। हमारे यहां भी इस तरह के कार्य नियम विरुद्ध माने जाते हैं जब तक कि ये विभिन्न पैशाचिक प्रक्रियाओं से न गुजरे हों। और एक बार जो पिशाच अनुबंध में बंध गया, चाहे वो कोई पिशाच हो या मनुष्य, उसके बाद वो उससे रिहा नहीं हो सकता है। रिहाई प्रेत कानूनों के अंतर्गत ही हो सकती है। पिशाच ने कुछ पल को अपनी बात को विराम दिया ही था कि वैद्य जी ने अगला प्रश्न दाग दिया। लेकिन तुम इसके लिए सहमत कैसे हो गए, जबकि तुम तो जानते हो कि यह कार्य तर्क संगत है ही नहीं। पिशाच पुनः किसी की मदद हमेशा ही तर्क संगत ही मानी जाती है। वैद्य जी, आप भी तो मुझे यहां तांत्रिक घेरे में बैठाकर मुझ पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या यह तर्क संगत है? आपके नियमों के अनुरूप है। लेकिन क्योंकि आप यहां भी रमेश और उसकी पत्नी की मदद कर रहे हैं, तो यह कार्य समाज के लिए तो तर्क संगत ही हुआ। तो मैंने क्या गलत किया? और यह कार्य मेरी इच्छा नहीं, बल्कि रमेश की इच्छा से ही प्रेरित था। मैंने तो सिर्फ रमेश का साथ दिया, उसकी मदद की। और सच तो यह है कि ऐसा करके रमेश भी सुलेखा की मदद ही करना चाहता था। कोई भी मर्द ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी धर्मपत्नी को उसके रहते हुए स्त्री सुख से वंचित रहना पड़े। पिशाच ने रमेश का पक्ष लिया। लेकिन क्या तुमको पता है कि तुम्हारी इन हरकतों से सुलेखा को कितनी पीड़ा होती है? वह अबला तुम्हारे वेग को नहीं सहन कर पाती है। जिस स्त्री सुख की बात तुम कर रहे हो, वह उसके लिए दारुण दुख बन गया है। रमेश ने अपना रास्ता निकाल लिया। तुम अपने नियम कानून से बंध गए, लेकिन इन सब में बेचारी सुलेखा का क्या दोष? उसे किस बात की सजा मिल रही है? तुम्हें अब जाना होगा। वैद्य जी की आवाज में अचानक तेजी आ गई। पिशाच ठहाके लगाकर हंसने लगा। ये अब मुमकिन नहीं है। मतलब ये कि सुलेखा को अब मेरे अलावा मर्द सुख मिल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तंत्र अनुबंध के तहत एक बार पिशाच ने यदि मानव स्त्री का नग्न स्पर्श कर लिया, तो उसके बाद पिशाच का प्रवेश उस लोक में बंद हो जाता है। प्रवेश की अनुमति उसे तभी मिलती है यदि वह उस स्त्री के साथ ही उस लोक में प्रवेश करे। और किसी का भी प्रेत लोक में प्रवेश इस काया के साथ तो संभव है ही नहीं। यानी सुलेखा को या तो सप्ताह में 5 दिन मेरे कामुक वेग को सहता रहना पड़ेगा, या फिर सुलेखा को मरना होगा। पिशाच की बात सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध से हो गए। उन सभी के दिलों में सुलेखा के लिए करुणा जागृत होने लगी। कोई भी नहीं चाहता था कि सुलेखा को एक आंच भी आए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में एक सुलेखा ही तो थी जिसकी कोई गलती नहीं थी। पूरा गांव सुलेखा के साथ खड़ा था। अचानक वैद्य जी का स्वर कठोर हो गया। उन्होंने पिशाच की तरफ मुखातिब होकर, और अगर मैं सुलेखा को... लेकिन पिशाच ने बीच में ही बात काट दी। और कुछ भी नहीं कर पाओगे वैद्य जी, कुछ भी नहीं। ये प्रेत लोक के नियम हैं, इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। न मैं, न तुम, और न ये रमेश। खिलखिलाकर पिशाच हंसने लगा। कुछ ही देर में रमेश का शरीर एक तरफ को लुढ़क गया। शायद रमेश के जिस्म से पिशाच निकल चुका था। अब हालात पुनः पहले जैसे ही थे। निढाल सा रमेश, परेशान सी सुलेखा और हैरान सा गांव। लेकिन वैद्य जी ने शायद हार नहीं मानी थी।
उनको हर हालत में सुलेखा की जान बचानी थी और हालातों पर काबू भी पाना था। उनकी गणना के हिसाब से आज की रात भारी पड़ने वाली थी। कुछ अहित होने की आहट उनको मिलने लगी थी, क्योंकि पिशाच अपनी क्षणिक हार के बदले के लिए बेचैन था। ये बात उन्होंने इशारों ही इशारों में भोला व रमेश तक भी पहुंचा दी थी, क्योंकि उनके लिए भी सावधानी आवश्यक थी। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। सुलेखा का मन एक बार फिर से डरा हुआ था। रह रहकर वो अपनी बीती हुई रातों के घावों को कुरेद रही थी, उसके दर्द को महसूस कर रही थी। लेकिन उसे वैद्य जी का थोड़ा आश्वासन भी था, क्योंकि आज की रात वो रमेश के घर पर ही रुके थे। और वैद्य जी क्यों रुके थे? शायद उन्हें आज की रात की भयानकता का अंदाजा था। उधर रमेश अपने अंतर्मन की पीड़ा में जला जा रहा था, क्योंकि उसे सुलेखा की पीड़ा अब महसूस होने लगी थी। जिस लड़की ने बिना किसी शर्त उसे अपना लिया था, बिना अपनी इच्छा या अनिच्छा जाहिर किए, जिसने इस खोखले से आदमी को अपना सर्वस्व सौंप दिया था। क्या गलती थी उसकी, जिसकी इतनी सुंदर काया, बेमिसाल खूबसूरती और सोने जैसा मन होते हुए भी उसने इस जैसे साधारण इंसान में अपना देवता खोजना चाहा। उसे तो कोई भी प्रेम कर सकता था। भोला जैसे प्रेम के पुजारियों के लिए तो वो अप्रतिम मूरत थी। कितने दीवाने होंगे उसके, लेकिन उसने अपनी दीवानगी जाहिर की तो वो भी इस जैसे नामर्द से। रमेश के मन मस्तिष्क में आज सुलेखा मात्र नहीं थी, बल्कि एक औरत, एक माँ भी थी। क्या मिलेगा उसे यदि वो मेरे साथ रही? ना वो एक पूर्ण औरत बन सकेगी और ना ही एक माँ। और एक औरत के लिए माँ बनना कितना मायने रखता है, अपनी माँ की आंखों में वो देख चुका था। हालांकि महसूस वो आज कर रहा था। भोला आज भी उससे बेहद प्रेम करता है। वो योग्य है, उसे वो सब कुछ दे सकता है जो एक औरत की चाहत होती है। वो सुलेखा को पूर्णता प्रदान कर सकता है, उसे मातृत्व सुख दे सकता है। उसके साथ यदि सुलेखा रही तो उसे वो सब कुछ मिल सकता है जो एक औरत की चाहत होती है। रमेश का हृदय परिवर्तन शायद होने लगा था। सुलेखा के लिए आज वास्तव में उसके दिल में प्रेम उमड़ने लगा था। आज वो सुलेखा को दिए हुए हर एक अत्याचार के लिए ग्लानि महसूस करने लगा था। हालांकि उसने जो भी तांत्रिक अनुष्ठान किए थे, उनके मध्य में भी सुलेखा ही थी। उसी की खुशी के लिए उसने ये सारे प्रयोग किए थे, जो आज उसी पर उल्टे पड़ रहे थे। क्या करूं, क्या न करूं के साथ ही समय भाग रहा था। मात्र आधा घंटा ही शेष था पिशाच के जागने में। फिर वही क्रंदन, वही पीड़ा, वही आंसू। रमेश के मन में उथल पुथल बढ़ती जा रही थी। क्या मैं कुछ कर सकता हूं? क्या मैं सुलेखा के समर्पण का कुछ मोल उसे दे सकता हूं? क्या उसे इस पीड़ा से निजात दिला सकता हूं, जिस पीड़ा का एकमात्र कारण मैं हूं? लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? जो पाप मैंने कर लिया उसका प्रायश्चित कैसे हो? सोचते सोचते उसके मन मस्तिष्क ने दोबारा से उस रील घटना को उसके मानस पटल पर चला दिया, जो शुरू हुई थी शमशान की उस पहली रात से और अनवरत चल रही थी आज की रात तक। अचानक से रमेश की आंखों में चमक फैल गई। शायद उसे इस पीड़ादायक पहेली का उत्तर मिल गया था। सुबह हुई, बिल्कुल शांत थी वो। सूर्य देव अपनी लालिमा के साथ दूर क्षितिज में दर्शन दे रहे थे। चिड़ियां चहकने लगी थीं। खुले केशों के साथ सुलेखा अपने कमरे से बाहर निकली। आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी वो। शरीर का एक एक अंग उसका मुस्कुरा रहा था। शायद आज वो ठीक से सो पाई थी। वैद्य जी का वो दिल से धन्यवाद अदा कर रही थी कि आज उनकी ही किसी न किसी विद्या की ही वजह से उसके जीवन में ये खूबसूरत रात आई थी और आगे भी ऐसा ही रहेगा। वो आश्वस्त थी। उधर भोला भी मन ही मन खुशी जाहिर कर रहा था कि उसकी प्रेयसी आज खुश है। रमेश के माता पिता भी दिल से वैद्य जी को धन्यवाद कर रहे थे कि उनकी उपस्थिति से ही ये संभव हुआ है। गांव वाले भी वैद्य जी की विद्या के चमत्कार से अभिभूत थे, लेकिन वैद्य जी खुद भी आश्चर्यचकित थे। आज की रात इस तरीके से शांत निकलने का तो उन्हें बिल्कुल भी अंदेशा न था। आज की रात तो भयावह होनी थी। उनकी तांत्रिक गणना के हिसाब से आज की रात तो सुलेखा के लिए मृत्युतुल्य होनी थी। ऐसा तांडव लिखा था इस रात की कुंडली में जो सुलेखा को मौत की मंजिल तक दे सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी न हुआ। कैसे? सभी वहां मौजूद थे। सभी वैद्य जी की जय जयकार भी कर रहे थे, लेकिन रमेश वहां नहीं था। वैद्य जी ने भोला को आदेश दिया, भोला, आज रमेश कुछ ज्यादा देर तक सो रहा है, जाकर उसे यहां लेकर आओ। कहो वैद्य जी ने बुलाया है तुरंत। भोला ने हाँ में सिर हिलाया और रमेश के कमरे की तरफ बढ़ गया। अचानक एक चीख वातावरण में गूंज उठी, जो भोला की थी। वैद्य जी, वैद्य जी। वैद्य जी भागते हुए रमेश के कमरे में पहुंचते हैं। उफ, ये क्या हो गया? रमेश का शव छत से लटका हुआ था। वैद्य जी ने शव को फौरन नीचे उतरवाया। उसकी नब्ज देखी। रमेश को मरे हुए करीब 5 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका था। यह वही समय था जब पिशाच जागता था, जब इस घर में पीड़ा का जन्म होता था, जब किसी की रात काली होती थी। आज भी वही तो हुआ था। एक बार फिर से रमेश के माता पिता व
पत्नी सुलेखा का क्रंदन चारों ओर फैल गया था। मुझे भी कुछ ऐसा ही अंदेशा था। आज की सुबह की शांति के पीछे कुछ ऐसी ही शंका थी मुझे भी। वैद्य जी बुदबुदा रहे थे। यकायक उनकी नजर रमेश के हाथ में भींच के रखे हुए कागज के टुकड़े पर पड़ी। सावधानी से वैद्य जी ने उस टुकड़े को निकाला और गांव वालों के सामने पढ़ने लगे। सुलेखा, मैंने तुम्हें सुख देना चाहा था, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे दुहक का कारण बन गया। शायद मुझे पहल नहीं करनी थी, न तो शादी की और न ही तंत्र विद्या की। जाने अनजाने गलत राह पकड़ ली। हालांकि मेरा मन निष्कलंक था। घृणित अपराध के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तुम तो माफ कर दोगी मुझे, ये मुझे पता है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूं। कुछ दिनों के छोटे से समयांतराल में ही मैं तुमसे अथाह प्यार करने लगा। शायद इसीलिए तुम्हारी तकलीफ अब मेरे बर्दाश्त से बाहर जा रही है। अब गलती की है तो सुधारना भी मुझे ही होगा। पिशाच लोक की ही परंपरा है कि अनुबंध करने वाला अगर खत्म तो सारे अनुबंध भी खत्म। इतना तो जानता ही हूं मैं। इसीलिए खुद को खत्म करके इस पैशाचिक अनुबंध को भी आज रात से ही खत्म कर रहा हूं। आज से तुम्हारी तकलीफें खत्म, सोचकर ही मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं। भोला तुमसे प्रेम करता है, उससे अपना लेना, अपना घर बसा लेना, औरत की पूर्णता प्राप्त करना और एक मां बनने के अपने स्वप्न को पूरा करना, यह मेरी भी अंतिम इच्छा है। इस शरीर से तुम्हारे लायक नहीं था, इसलिए साथ न चल सका, लेकिन वहां तुम्हारे लायक बन के अगले सफर में साथ चलने के लिए तुम्हारा इंतजार हमेशा करूंगा। वैद्य जी ने पत्र को माथे से लगा लिया। उनके साथ ही साथ सारे गांव वालों की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। प्रेम इतना अनछुआ और निष्कलंक भी हो सकता है। रमेश की बंद आंखें इसकी परिभाषा दे रही थीं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। इस कहानी पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं किसका रोल आपको बहुत अच्छा लगा। ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपको जल्द मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर दीजिए ताकि अगली कहानियों का आपको पता चले। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलूंगा नई कहानी के साथ।